हे गाइस, वेलकम टू टारगेट। सरकारी नौकरी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2023 की तैयारी में आज हमारी सामान्य हिंदी की मैराथन क्लास है। तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल सके। हिंदी की मैराथन क्लास को शुरू करने से पहले एक बार आरओ एआरओ के सिलेबस को देख लेते हैं। आप जानते हैं जो आरओ एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा है उसमें आपको दो पेपर हैं। एक तो है सामान्य अध्ययन जीएस का पेपर है, पूरा ऑब्जेक्टिव है। दूसरा सामान्य हिंदी का पेपर, ये भी ऑब्जेक्टिव है। और सामान्य अध्ययन यानी जीएस का जो पेपर है आपका वो 140 अंक का है और सामान्य हिंदी का जो पेपर है आपका सेकंड वाला ये 60 अंक का है। कुल मिलाकर के 200 अंक। और जीएस में ये जितने टॉपिक यहाँ पर लिखे हैं इन सभी टॉपिक की हम मैराथन क्लास आपको थ्योरी में करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा, रिवीजन करना है तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाकर के इन सभी क्लासेस का रिवीजन कर सकते हैं बहुत कम समय में थ्योरी का। आइए अब हम बात करते हैं सामान्य हिंदी की। तो सामान्य हिंदी में 60 अंक के हिंदी के प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें कुल मिलाकर के 6 टॉपिक हैं, जिसमें विलोम शब्द के 10 विलोम शब्द पूछे जाएंगे और वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अनेक शब्दों के एक शब्द के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तत्सम तद्भव 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। विशेष्य और विशेषण के भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पर्यायवाची पर आधारित भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर के 60 प्रश्न है, 60 अंक है सामान्य हिंदी, जो बेहद आसान होते हैं स्कोर करना। आज के इस मैराथन क्लास में हम जो टॉपिक लेने वाले हैं सामान्य हिंदी के, उसमें विलोम शब्दों को लेंगे, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि को करेंगे और विशेष्य और विशेषण। तो आज की इस मैराथन क्लास में हम इन 3 टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट मैराथन जो इसका सेकंड पार्ट होगा उसमें हम किसको डिस्कस करेंगे, बाकी बचे हुए 3 टॉपिक्स को। आइए शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से याद दिला देते हैं, सेशन को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो वीडियो में आपको थोड़ा सा स्पीड बढ़ा करके, अगर आपको जल्दी कंप्लीट करना है थोड़ा सा स्पीड आप बढ़ा करके सुन सकते हैं वीडियो को। चलिए शुरुआत करते हैं। आज की इस कक्षा में हिंदी विषय में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है विशेषण और विशेष्य। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जब भी हम कोई वाक्य लिखते हैं या कोई वाक्य हम बोलते हैं तो किसी भी वाक्य में आपको 3 मुख्य पद मिलते हैं। एक होता है उसमें कर्ता, दूसरा होता है कर्म, तीसरी होती है क्रिया। एक वाक्य में 3 प्रमुख अंग हमें देखने को मिलते हैं, या ये कह सकते हैं कि एक वाक्य में इतने पद हो सकते हैं। तो इन वाक्य के पदों में कौन सा शब्द विशेषण होगा, कौन सा शब्द विशेष्य होगा, इसकी पहचान करना हम सीखेंगे। सबसे पहले विशेषण को समझेंगे और विशेषण का जो शाब्दिक अर्थ हम लेते हैं, विशेषण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है विशेषता बताने वाला। विशेषता बताने वाला, तो ऐसा शब्द जो किसी अन्य शब्द की विशेषता बताता हो उसको हम विशेषण कहते हैं। तो किसी वाक्य में कोई एक ऐसा शब्द जरूर होगा जो किसी अन्य शब्द की विशेषता बता रहा होगा। अब ऐसा वो कौन सा शब्द है जिसकी वो विशेषता बताएगा? देखिए, हमने आपको बताया कि जो वाक्य होता है, वाक्य के जो अलग अलग वाक्य में जो अंग होते हैं या वाक्य जिन पदों से मिलकर के बना होता है उसमें कर्ता होता है, कर्म होता है और क्रिया होती है। और वाक्य में जो कर्ता होता है या कर्म होता है, ठीक है, इन्हीं को हम बोलते हैं संज्ञा या सर्वनाम। तो आप ये याद रखिएगा, वाक्य में जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द प्रयुक्त होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। समझ में आया? संज्ञा वाक्य में प्रयुक्त, अब डायरेक्टली अब हम देखो इसको ओपन करके समझेंगे। किसी वाक्य में प्रयोग होने वाले संज्ञा शब्दों की या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। सिंपल सी डेफिनेशन ये हो गई। तो विशेषण क्या हुआ? विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। अब इन्हीं की विशेषता क्यों बताता है? देखो संज्ञा का क्या मतलब होता है भाई? किसी व्यक्ति का नाम क्या कहलाता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम, जैसे प्रयागराज है, जैसे लखनऊ है। कोई वस्तु जैसे टेबल है, मतलब कुर्सी है, मेज है। कोई व्यक्ति है, राम है, श्याम है। ये सब जो नाम होते हैं इनको हम बोलते हैं संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा बोलते हैं। अब किसी व्यक्ति की विशेषता कोई शब्द बता रहा है तो विशेषण हो जाएगा। सर्वनाम क्या होते हैं? जिन शब्दों को हम संज्ञा के स्थान पर या संज्ञा के बदले में प्रयुक्त करते हैं। जैसे व्यक्ति है, एक व्यक्ति के बारे में, जैसे राम घर को जाता है और राम को रास्ते में कई सारे व्यक्ति मिले तो राम ने उन सबसे हाथ मिलाया। तो हम यहाँ पर एक ही शब्द का प्रयोग बार बार कर रहे हैं, राम राम राम। तो हमने पहले बता देंगे पहले ही वाक्य में कि राम घर जा रहा है, राम को रास्ते में कई व्यक्ति मिले, तो राम की जगह हम उसे लिख देंगे।
ठीक है, या वह कई व्यक्तियों से मिलता है। तो वह शब्द जो है वो संज्ञा की जगह, संज्ञा राम था, राम की जगह हमने क्या प्रयोग कर लिया, हमने वह शब्द प्रयोग कर लिया, तो वो सर्वनाम है। तो सर्वनाम शब्द ये हुए। तो जहां सर्वनाम शब्द मिलेगा और संज्ञा शब्द मिलेगा, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता जो शब्द बताएगा वही विशेषण है। अब देखिए इसमें बहुत ज्यादा ओपन करके बताया हुआ है ताकि आपको कंफ्यूजन ही ना रहे। तो वाक्य में क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं या सर्वनाम होते हैं, ठीक है। तो देखिए वाक्य में अगर संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो बताएगा वो विशेषण कहलाएगा। और वाक्य में क्रिया भी होती है, ठीक है। राम जाता है, तो जाता क्या हो गया, क्रिया, तो क्रिया अलग है इससे। तो ऐसे शब्द भी होंगे जो क्रिया की विशेषता बताएंगे, तो ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताएंगे वो क्रिया विशेषण कहलाएंगे। अब देखो उदाहरण सहित इसको समझो। वे शब्द जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम, वे शब्द जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में लो, काला कुत्ता, ठीक है। कुत्ता आप जानते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो कुत्ता क्या है यहाँ पर, कुत्ता यहाँ पर हो गई संज्ञा, ठीक है। अब संज्ञा के आगे एक शब्द है काला। अब जो है काले शब्द का मतलब क्या है भाई, कुत्ते को ही तो बता रहा है कि वह काला कुत्ता है, तो कुत्ते की विशेषता है कि वो काला है, ठीक है। काला किसको बताया जा रहा है, कुत्ते को ही तो ये काला शब्द विशेषण हो जाएगा। अब देखो ये प्रश्न लेते हैं, ये प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है, इस पर अभ्यास करते हैं इसकी परिभाषा पर, क्योंकि अभी हमने परिभाषा ही डिस्कस की है। तो जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, अभी हमने डिस्कस किया। वे जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा बी, विशेषण। और जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण। अभी यहां पूछा है संज्ञा वाला, तो हम सिंपली विशेषण करें। प्रश्न अगला देखो, जिस विकारी, उसी प्रश्न को ऐसे पूछा गया, जब जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित हो उसे कहते हैं। अभी देखो जब किसी शब्द से संज्ञा के व्याप्त होने का पता लगता है तो उसे हम विशेषण कहते हैं। इस प्रश्न को, पहले ही प्रश्न को ऐसे पूछा है, इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो जिस शब्द से संज्ञा की और सर्वनाम की व्याप्ति हो या मर्यादित हो व्याप्ति, उसे हम विशेषण। अब एक शब्द, एक प्रश्न और मिलता है हमें देखने को, इसको भी देख लेते हैं। प्रविशेषण किसे कहते हैं, विशेषण से नाम से ही मिलता जुलता है। प्र मतलब होता है पहले, ठीक है। विशेषण मतलब विशेषण ही, जो विशेषता बताने वाला। तो ऐसा शब्द जो विशेषण से पहले आता है, तो किसी विशेषण से पहले आने वाला विशेषण, ये भी विशेषण ही होगा। किसी विशेषण से आने वाला विशेषण जो है प्रविशेषण कहलाता है। यानी दो विशेषण हो जाएंगे। जब कोई विशेषण किसी विशेषण की विशेषता बताता है तो उसे प्रविशेषण कहेंगे। जैसे वह बहुत मोटा लड़का है। अब देखो लड़का क्या है, संज्ञा। संज्ञा, अब हमने कहा था कि संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द क्या है, वो होता है हमारा विशेषण। तो मोटा, भाई मोटा कौन है, लड़का ही तो है, तो लड़के की विशेषता है मोटा होना। अब इससे पहले लिखा है बहुत। अब देखो जो कितना मोटा है, ज्यादा मोटा है, कम मोटा है, या बहुत ज्यादा मोटा है, तो यहां लिखा बहुत मोटा है। तो यानी मोटा ऑलरेडी विशेषण है, लेकिन वो कितना मोटा है उससे पहले एक शब्द और इस्तेमाल कर लिया, वो बहुत मोटा है। तो ये हो गया प्रविशेषण, क्या हो गया, बहुत हो गया प्रविशेषण। समझ में आया। तो ये प्रविशेषण क्या है, विशेषण से पहले आया है और क्या कर रहा है, मोटा शब्द की विशेषता बता रहा है। तो क्या हो गया, ये यहां लड़के की विशेषता है कि वो मोटा है और मोटे की विशेषता है कि वो बहुत मोटा है। तो यहां पर बहुत जो शब्द है, ये वाला जो शब्द है, ये प्रविशेषण हुआ। अब मीना ने चटकीले रंग की साड़ी पहनी है। अब यहां पर देखो संज्ञा क्या, इसमें संज्ञा पद है रंग। कैसा रंग है, लाल रंग। तो लाल क्या है, विशेषण है। अब कितना लाल है, हल्का लाल है, उससे ज्यादा लाल है, ये बहुत हल्का लाल है, बहुत ज्यादा चटकीला लाल है। तो चटकीला क्या हो गया, प्रविशेषण, यहां पर नीचे मेंशन कर दिया गया। मोहन की भैंस बहुत काली है। काली क्या है भाई, काली विशेषण है। भैंस क्या है, संज्ञा है। भाई भैंस के बारे में तो बता रहा है, संज्ञा के बारे में बता रहा है, कैसी है, काली है, तो विशेषण है। कितनी काली है, ज्यादा काली, हल्की काली, बहुत काली है, तो बहुत शब्द क्या हो गया, प्रविशेषण। तो याद रखिएगा, प्रविशेषण के रूप में जो भी शब्द आ रहा है वो विशेषण की मात्रा का बोध कराता है, क्वांटिटी, कम या ज्यादा का, मतलब विशेषण कम है या ज्यादा है। तो विशेषता सभी में एक समान हो ऐसा संभव नहीं होता है, कुछ सुंदर होते हैं, कुछ बहुत सुंदर होते हैं, ठीक है, इस तरह से किया जाता है। चलो इस पर एक प्रश्न लेते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है, किसी विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द। अभी डिस्कस किया है
कि विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द जो उससे पहले प्रयुक्त होता है विशेषण से, वो प्रविशेषण होता है। प्रविशेषण, ये परीक्षा में प्रश्न पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर की उत्तर प्रदेश। चलिए, हम लोग चर्चा कर रहे थे विशेषण की। तो विशेषण वे शब्द हैं जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। अब इनके कुछ उदाहरण लेते हैं। देखो यहाँ समझो, एक उदाहरण है आपके सामने, यहाँ लड़की सुंदर है। अब यहाँ पर लड़की, देखो एक उसमें जो है लड़की क्या है, सुंदर है। तो लड़की क्या हुई, यहाँ पर संज्ञा हो जाएगी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम, वो क्या है, संज्ञा होती है। लड़की सुंदर है, तो लड़की कैसी है, सुंदर। लड़की की क्या विशेषता है, लड़की की विशेषता है कि वो सुंदर है। तो लड़की की विशेषता बताने के लिए जिस शब्द का प्रयोग हमने किया वो है शब्द सुंदर। ठीक है, समझ में आया। तो लड़की क्या है, सुंदर। सुंदर क्या है, विशेषण शब्द। तो लड़की की विशेषता है कि वह सुंदर है। तुम सुंदर हो, तो तुम का मतलब हो गया, देखो तुम का मतलब मैंने तुम्हारी जगह तुम्हारे नाम की जगह तुम शब्द का प्रयोग कर लिया, तो वो क्या है, सर्वनाम। तो सर्वनाम यानी तुम सुंदर हो, इसका मतलब वो सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द यहाँ पर सुंदर है। अब देखो यहाँ पर, देखो ये क्वेश्चन फंसाने वाला है, इसलिए यहाँ पर बहुत डिटेल में लिया है। आगरा अत्यंत सुंदर शहर है, इस वाक्य में आपको विशेषण की पहचान करनी है। ऐसे प्रश्न आएगा और अभी मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाता हूं। देखिए, आगरा अत्यंत सुंदर शहर है, वाक्य में विशेषण बताइए। आगरा अत्यंत सुंदर, भाई आगरा क्या है, यहाँ पर आगरा संज्ञा है। ठीक है, पहले वाक्य में जितने भी, अगर वाक्य लंबा है तो वाक्य में जितने भी संज्ञा पद हैं या सर्वनाम पद हैं उनको रेखांकित कर लो। रेखांकित करने का मतलब है अंडरलाइन कर लो। एक ये रहा आगरा, और शहर, व्यक्ति, वस्तु, स्थान को संज्ञा कहते हैं, इनको हमने मार्क कर लिया। और ये ज्ञात करना है कि संज्ञा की विशेषता, इनमें बताना है कि किस संज्ञा की, कौन सी संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बताई गई है। देखो, आगरा अत्यंत सुंदर शहर है। तो अभी हमने जैसे डेफिनेशन को भी दिमाग में रखेंगे, अपने ध्यान में रखेंगे कि कोई शब्द किसी शब्द की जो विशेषता बताता है विशेषण। अब आगरा अत्यंत सुंदर शहर है, तो सुंदर इसमें आगरा को बोला हुआ है या शहर को बोला हुआ है। तो इसमें याद रखिएगा, यहां पर आगरा को नहीं बोला हुआ है, यहां सुंदर शहर को बोला हुआ है। ठीक है, सुंदर शहर। तो यहां पर आगरा की कोई विशेषता नहीं बताई गई है, शहर की विशेषता है कि वो सुंदर है। तो यहां पर विशेषण शब्द आपको पहचान में आया, शहर की विशेषता है सुंदर है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सुंदर सी। तो यहां देखिए, आगरा अत्यंत सुंदर शहर है, तो ये होगी शहर हो गई संज्ञा, विशेषता हो गई इसकी सुंदर, और यही विशेषण है। अब देखिए अत्यंत शब्द, अत्यंत शब्द क्या है, यहाँ पर प्रविशेषण। कर लोगे आसानी से। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मोहन प्रतिभाशाली बालक है, इसमें विशेषण की पहचान कीजिए। तो देखो, मोहन प्रतिभाशाली बालक है, तो यहाँ पर मोहन भी क्या है, मोहन क्या है, ये एक संज्ञा है, बालक क्या है, एक संज्ञा है। तो कोई भी शब्द संज्ञा की विशेषता बताएगा तो वही क्या होगा, विशेषण। अब प्रतिभाशाली किसकी है विशेषता, ये मोहन की है या बालक की, ये बालक की विशेषता है। तो यहाँ पर मोहन की विशेषता नहीं दी गई, प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, विशेषण। तो विशेषण क्या हो जाएगा इसमें, उत्तर इसका प्रतिभाशाली हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ और प्रैक्टिस करते हैं जो प्रश्न आए हुए हैं। देखो, प्रीवियस ईयर में प्रश्न आया हुआ है, निम्न में से कौन सा विशेषण शब्द है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द, जाना, देवता, सुंदर, कौन। देखो, जाना तो एक क्रिया है, देवता एक संज्ञा है, कौन भी सर्वनाम की तरह आप यूज कर सकते हैं, प्रश्नवाचक में है। लेकिन सुंदर, सुंदर को किसी शब्द के आगे आप लगाएंगे तो उसकी विशेषता बता देगा। फूल सुंदर है, घर सुंदर है। ठीक है, तो सुंदर ही शब्द ऐसा है जो विशेषता बताने का कार्य कर रहा है, तो वही विशेषण कहलाएगा। प्रश्न अगला देखिए, विशेषण बताइए। क्षम्य, फैन, शिक्षा, भ्रम। देखिए विशेषण, अब यहाँ क्षम्य शब्द जो है, क्षम्य शब्द का मतलब होता है क्षमा करने योग्य। ठीक है, तो ये ही विशेषण होगा यहाँ पर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। हमने देखा आगरा को, देखा आगरा एक अत्यंत सुंदर शहर है, ऐसे भी देखा था हमने। तो एक हमने देखा चटकीले रंग की, चमकीले रंग की साड़ी पहनी है, ऐसा भी एग्जाम्पल लिया था। आगरा तो संज्ञा है, ये तो नहीं हो सकता। चमकीला, कितना चमकीला, ये विशेषण है। ठीक है, चमकीला साफ साफ आप पहचान सकते हो कि ये विशेषण है। नेक्स्ट अभ्यास का प्रश्न लो। कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था, इसमें उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है। अब यहाँ रेखांकित शब्द जो है वो सुंदर है, सुंदर को अंडरलाइन किया है। सुंदर क्या है, अभी बताया है कि विशेषता बताता, कबीर की विशेषता बता रहा है कि वो सुंदर है, तो ये विशेषण है। निम्नलिखित शब्द में कौन विशेषण है,
देखिए सुंदरता, कवि, विद्वान, भलाई। तो इसमें देखो, इसमें कौन सा शब्द विशेषण है? तो विद्वान शब्द इसमें विशेषण होगा, विद्वान शब्द इसमें विशेषण होगा। वह एक विद्वान व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है? विद्वान। कम है ज्यादा है? विद्वान तो बहुत अच्छा ज्ञाता पंडित माना जाता है व्यक्ति को, तो विद्वान शब्द विशेषण। चलिए कुछ और प्रैक्टिस अभी बाद में करेंगे, पहले हम इसको देख लेते हैं, विशेष्य को। देखिए विशेष्य एक शब्द और मिलता है। तो विशेषण, देखो अभी हमने देखा कि वे शब्द जिससे जो किसी शब्द की विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं, लेकिन जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द के बारे में विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाता है। तो विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है वो विशेष्य होता है। तो विशेषण मतलब क्या हो गया? विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, अर्थात वाक्य में जो संज्ञा सर्वनाम पद आता है वही विशेष्य होता है। समझ में आया? कितना सरल है। देखिए विशेष्य क्या होगा? विशेष्य वो शब्द जो संज्ञा सर्वनाम शब्द आ रहा है वही विशेष्य होगा, ठीक है। लेकिन प्रत्येक संज्ञा और प्रत्येक सर्वनाम विशेष्य नहीं होते हैं, ये भी याद रखिएगा। जैसे दिए गए वाक्य में विशेष्य की पहचान करना अब हम सीखेंगे। तो पेड़ की हरी डाल पर 4 पक्षी बैठे हैं। सबसे पहले आपको दिया गया पेड़ की हरी डाल पर 4 पक्षी बैठे हैं। आपको क्या करना है? सबसे पहले संज्ञा पद को रेखांकित करना है। संज्ञा पद कौन सा है इसमें? भाई संज्ञा पद पेड़ है और डाल है और पक्षी हैं, ये 3 पद संज्ञा पद इसमें दिए हुए हैं। अब यहां पर देखो पेड़ की यहां विशेषता नहीं बताइए, पेड़ तो यहां संज्ञा है, पेड़ यहां पर विशेषता नहीं है, पहली बात इसको छोड़ेंगे। तो पेड़ यहां पर संज्ञा है लेकिन विशेष्य नहीं है, क्योंकि इसके साथ कोई विशेषण नहीं है, और जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाएगी वही विशेष्य होगा। अब इसमें विशेष्य की पहचान, तो इसमें शब्द आया डाल, तो डाल की विशेषता है वो कैसी है? डाल हरी डाल है। देखो पेड़ की हरी डाल, डाल कैसी है? डाल के बारे में बता रहा है हरी है, काली है, पीली है, नीली है, हरी डाल है, ठीक है, हरी डाल है। तो क्या हो गया यहाँ पर? तो डाल की विशेषता है कि वो हरी है, तो हरी क्या हो गया यहाँ पर? विशेषण। और यहाँ पर जो डाल शब्द है ये संज्ञा शब्द है, और संज्ञा शब्द को ही हम बोलते हैं विशेष्य। पक्षी, अब उसमें बोला कि पेड़ की हरी डाल पर 4 पक्षी बैठे हैं, तो जो पक्षी है वो क्या है? संज्ञा। कितने पक्षी हैं? यहाँ पक्षियों के रंग रूप के बारे में नहीं बताया, लेकिन वो बता दिया कितने हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो 4 हैं। तो 4 भी एक विशेषता है, ये नंबर वाली विशेषता है। तो 4 क्या हो गया? विशेषण, और पक्षी क्या हो गया? विशेष्य, ठीक है। तो पेड़ की हरी डाल पर 4 पक्षी बैठे हैं, इसको समझो। पेड़ क्या हो गया? संज्ञा, इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि इसकी कोई विशेषता नहीं बता रहा। आगे देखो हरी डाल, हरी डाल में जो डाल है ये संज्ञा पद है और संज्ञा की विशेषता बताने वाला ही शब्द है हरी, तो ये विशेषण हो जाएगा। पक्षी क्या है? फिर से संज्ञा विशेष्य है, इसकी जो विशेषता बताने वाला है क्या है? विशेषण। तो इस वाक्य में क्या हुए? 2 विशेषण हुए और 2 ही विशेष्य हुए। डाल और पक्षी 2 विशेष्य हैं और हरी और 4 ये 2 ही विशेषण हैं। लड़का कुत्ता लेकर जा रहा था, इस वाक्य में विशेषण बताइए। एक लड़का है वो कुत्ता लेकर के जा रहा था, तो अब इसमें सबसे पहले संज्ञा को मार्क करिए। तो इसमें 2 पद संज्ञा, एक तो लड़का संज्ञा है, एक कुत्ता संज्ञा है, ठीक है, लड़का और कुत्ता। क्या ये दोनों विशेष्य होंगे? और विशेष्य वो शब्द होगा जिसकी विशेषता बताई जा रही होगी। तो काला कुत्ता, तो काला लड़का है या कुत्ता है? भाई काला तो कुत्ता है, लड़के को नहीं बोला गया, तो यहाँ पर लड़के की कोई विशेषता नहीं बताई गई है। लड़का संज्ञा है पर यहाँ विशेष्य नहीं होगा, विशेष्य वही होगा जिसकी विशेषता बताई जा रही होगी। तो कुत्ते की विशेषता है कि वो काला है, तो काला विशेषण हो गया, कुत्ता यहाँ पर क्या हो गया? संज्ञा भी हो गया, विशेष्य भी हो गया। तो लड़का कुत्ता लेकर जा रहा था, इसमें विशेष्य क्या होगा? देखिए विशेष्य वे शब्द होते हैं जिसकी विशेषता बताई जा रही हो। तो यहाँ पर लड़का शब्द है और कुत्ता शब्द है, लड़का शब्द और कुत्ता शब्द है। अब देखिए लड़का काला कुत्ता लेकर, तो काला क्या है? कुत्ता ही तो है काला, कुत्ते की विशेषता बताई जा रही है, तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। ये आपके सामने इसका उत्तर होगा। अब देखो प्रश्न से पहले हम इसके प्रकार देखते हैं, विशेषण के भेद। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। देखो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। एक सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। अभी तो हम जनरलाइज ही पढ़ रहे थे, अब इनके टाइप्स पढ़ेंगे। तो सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? सार्वनामिक शब्द बना है सर्वनाम से, ठीक है। तो सर्वनाम क्या है? सर्वनाम में अगर हम एक प्रत्यय जोड़ देते हैं प्लस विशेषण, तो देखिए एक का मतलब होता है कार्य करने वाला। सार्वनामिक को हमने ऐसे तोड़ दिया, सर्वनाम प्लस एक,
ठीक है, अर्थ इसका हो गया कार्य करने वाला। तो जब कोई सर्वनाम, देखो जब कोई सर्वनाम विशेषण का कार्य करता है, जब कोई सर्वनाम शब्द या जब कोई सर्वनाम पद विशेषण का कार्य करता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। या जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता बन जाता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, इसको समझो, जरूरी है समझने। तो जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आता है, एक संज्ञा दी होगी उससे पहले आ जाए तो उस संज्ञा से पूरी तरह से जुड़ जाता है तो सर्वनाम सार्वनामिक सर्वनाम। जैसे यह एक कलम है, कलम क्या है? संज्ञा, और कलम से पहले यह शब्द लग गया, यह शब्द तो सर्वनाम होता है, यह वह वे, ठीक है, वह, ये सब क्या है? ये सर्वनाम है। तो ये संज्ञा, अगर संज्ञा शब्द से पहले कोई शब्द आ रहा है, वो सर्वनाम पद आ रहा है, तो ये सार्वनामिक विशेषण है एक तरीके से। ये कलम है जो संज्ञा से पहले आया, तो ये बता रहा है कि ये कलम है, तो यहाँ पूरी तरह से कलम से जुड़ गया है यह शब्द। तो यह शब्द क्या हो गया यहाँ पर? ये सार्वनामिक विशेषण, सर्वनाम वाले शब्द विशेषण बन गए यहाँ पर। तो यहाँ यह संज्ञा की उत्पत्ति को निश्चित कर देता है। तो यही बना निश्चयवाचक सर्वनाम और यही बना सार्वनामिक विशेषण। समझ में आया? सर्वनाम भी आपने पढ़ लिए होंगे। दूसरा है वह अजय का घर है। अब देखिए इसमें संज्ञा शब्द क्या है? अजय है और घर है, तो दोनों, इनको पूरे को ही मान लो, एक शब्द, एक को मान लो संज्ञा शब्द, और वह का मतलब है वह अजय का घर है, ये पूरी पुष्टि कर रहा है। तो वह और अजय के घर को अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखें, दरवाजे पर कोई मेहमान खड़ा है। दरवाजे पर कोई मेहमान, मेहमान क्या है? कोई संज्ञा है। मेहमान से पहले कौन सा शब्द आ रहा है जो उसको बता रहा है? कोई शब्द। अब कोई तो कोई भी हो सकता है, कोई निश्चित नहीं है कौन है, तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है एक तरीके से। ठीक है, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम थी, इसीलिए कोई शब्द क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी है, सार्वनामिक विशेषण दोनों ही है। यही मैंने बता दिया आपको। यदि संज्ञा से पहले कोई पुरुषवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम आए तो कभी भी सार्वनामिक विशेषण नहीं होता है। जैसे मैं है, मैं शब्द है, तू शब्द है, तुम है, आप हैं, यह है, वह है। ठीक है, तो ये पुरुषवाचक हो और निश्चयवाचक ना हो। ठीक है, आप यहाँ पर क्या है? निजवाचक। तो जैसे इसको एक एग्जाम्पल से भी समझेंगे हम। तो ये सभी कभी भी सार्वनामिक विशेषण नहीं होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल से पहले समझो इसको। रेखांकित पद में इनमें से, रेखांकित पद के बारे में पूछ रहा है कि इनमें से रेखांकित पद क्या होगा? यह पुस्तक किसकी है? रेखांकित शब्द क्या है? यह है। यह पुस्तक किसकी है? अब देखो इसमें सर्वनाम भी दिया हुआ है, विशेषण भी दिया हुआ है, सार्वनामिक विशेषण भी, और कोई नहीं। तो ऐसे शब्द भी हमने देखे हैं जो किसके स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं? जो प्रयोग किए जाते हैं किसके? संज्ञा के स्थान पर। ठीक है, तो वो सर्वनाम होते हैं। तो यह शब्द तो सर्वनाम भी है, लेकिन यह जो है किसके लिए दर्शाया जा रहा है? ये पुस्तक की बात कर रहा है, यह पुस्तक जोर दे रहा है, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, ये सार्वनामिक विशेषण हो, तो यह शब्द सर्वनाम तो है, साथ साथ में विशेषण भी है, इसलिए वो सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। अगला देखेंगे संख्यावाचक विशेषण। देखिए संख्यावाचक विशेषण ऐसे विशेषण जो संख्या का बोध कराते हैं। पेड़ की हरी डाल पर 4 पक्षी बैठे हैं। कितने पक्षी? 4 पक्षी, तो वहां संख्या आ गई। तो संख्यावाचक विशेषण, संख्या का बोध कराने वाला विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, इसको आप डायरेक्टली पहचान लोगे जब कोई संख्या विशेषण का कार्य कर देती है। जैसे चौराहे पर 4 लोगों ने ध्वजारोहण किया। कितने लोगों ने? यहाँ लोग संज्ञा हो गई, कितने लोगों ने? 4। आश्रम में 5 साधु रहते थे। संज्ञा क्या है? साधु यहाँ पर, और 5 क्या है यहाँ पर? इसका संख्यावाचक। समाज कुछ लोगों के कारण गंदा नहीं हो सकता। तो संज्ञा क्या है? लोग, और कुछ क्या है? एक संख्या को दर्शा रहा है, सारों को नहीं बोल रहा है, कुछ। तो संख्यावाचक विशेषण को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं, निश्चित में कोई संख्या फिक्स हो जाएगी। जब विशेषण का कार्य कर रही संख्या निश्चित होती है, नंबर दिया जाएगा। पेड़ पर 100 आम लगे हैं, तो पेड़ पर जो 100 आम है ये फिक्स है, ये निश्चित है, गिन सकते हैं इनको, तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं? जहां विशेषण का कार्य कर रही संख्या का मान अनिश्चित होता है। ठीक है, अनिश्चित को पहचान लोगे आप आराम से। ठीक है, जैसे कुछ है, कुछ में आप कोई संख्या डिफाइन ही नहीं कर सकते। ठीक है, अगला देखिए परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब होता है, नापतोल से लिया जाता है। ठीक है, परिमाण का मतलब नापतोल से लिया जाता है। जब हम कोई नापतोल करते हैं, नापतोल की इकाई किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बन जाती है। जैसे श्याम ने बाजार से 2 किलो आम खरीदे। अब यहाँ पर 2 शब्द, अगर खाली 2 आम होता, खाली 2 होता, तो ये हो जाता संख्यावाचक,
और यहाँ पर 2 किलो लिखा है, 2 ग्राम लिखा है, 2 लीटर लिखा है, तो ये पूरा टर्म जो है विशेषण हो जाएगा एक तरीके का। और विशेषण भी कौन सा? परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। गाय ने 5 लीटर दूध दिया, 5 लीटर दूध, ये पूरा 5 लीटर जो शब्द है ये विशेषण है, परिमाणवाचक, ठीक है। अजय ने सोहन को 1 मन गेहूं दिया, 1 मन का होता है 40 किलोग्राम, तो ये भी परिमाणवाचक। अजय ने 1.25 पाव लड्डू खाए, तो ये भी क्या होगा? परिमाणवाचक। अब इसमें भी कुछ टाइप बढ़ जाएंगे आपके, जैसे परिमाणवाचक के भेद। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जब किसी विशेषण का कार्य कर रही नापतोल की इकाई निश्चित होती है। जैसे किसान ने 50 क्विंटल गन्ना बेचा, तो ये निश्चित नंबर है, क्विंटल भी है, निश्चित परिमाणवाचक है। अनिश्चित में क्या होगा? जब विशेषण का जो कार्य कर रही नापतोल की इकाई निश्चित नहीं होगी, ठीक है। जैसे कुछ क्विंटल हैं, ठीक है, कुछ तेल है, पता नहीं कितने लीटर है, पता नहीं कितने क्विंटल, तो अनिश्चित परिमाणवाचक आप कर लोगे। तो द्रव जो हैं, जो लिक्विड होते हैं, वो सदैव क्या होते हैं? लिक्विड परिमाणवाचक ही होते हैं, जैसे पानी, दूध, तेल, ये सब। फल, सब्जियां तथा अन्न का प्रयोग के अनुसार निर्धारण किया जा सकता है। आखिरी प्रकार है इसका गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण वे होते हैं जो किसी गुण में, जैसे गुण, स्वभाव और दशा, इनको दर्शाएगा। जब विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण को बताएगा, उस संज्ञा के स्वभाव को बताएगा, उस संज्ञा के दशा को बोध कराता है, तो ये गुणवाचक संज्ञा है। जैसे यह लाल कपड़ा है, अब ये शुरुआत में जो एग्जाम्पल हमने शुरुआत में लिए थे, बिल्कुल ये वही है, ठीक है, गुणवाचक है ये। तो यह लाल कपड़ा है, भाई कपड़ा कैसा? ये संज्ञा है कपड़ा, कपड़ा कैसा है? इसका गुण बता रहा है, लाल, गुण है लाल, तो कपड़ा लाल है। बीमार आदमी से चला नहीं जाता, अब आदमी संज्ञा है और बीमार क्या है? यहाँ पर आदमी संज्ञा है, बीमार इसकी क्या है? इसकी दशा को बता रहा है, तो बीमार विशेषण हो गया। झगड़ालू महिला दिन भर लड़ती रहती है, ठीक है, लड़ती रही, तो महिला कैसी है? झगड़ालू, ये उसका गुण, ये उस महिला का स्वभाव को बता रहा है। तो जब विशेषण ना कोई सर्वनाम हो, ना कोई संख्या हो, ना कोई मात्रा हो, तो वह गुणवाचक विशेषण होगा, याद रखिएगा। टाइप्स में ही बता दिया मैंने आप। अब शब्दों को लीजिए। अब बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आएगा? तो संज्ञा हम जानते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम हम किसको बोलते हैं? सर्वनाम हम बोलते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द, यह, वह, वे। विशेषण किसी शब्द की विशेषता बताने वाला, मतलब किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण। क्रिया आप जानते हैं, क्रिया क्या होती है? आना, जाना, खाना, पीना, करना, ये सब क्रियाएं हैं। तो बुद्धिहीन क्रिया तो नहीं है, बुद्धिहीन एक विशेषण है, ठीक है। वह व्यक्ति, वह बुद्धिहीन व्यक्ति है, वह बुद्धिहीन व्यक्ति है का मतलब वो व्यक्ति की विशेषता है, ये यानी विशेषण। निम्नलिखित विकल्पों में उन्नत शब्द क्या दर्शाता है? उन्नत शब्द, देखिए जो विशेष्य होते हैं, आप जानते हैं विशेष्य तो होगा नहीं इसका उत्तर। विशेष्य इसलिए नहीं होगा क्योंकि विशेष्य जो होते हैं वो संज्ञा सर्वनाम पद ही होते हैं। क्रिया विशेषण जो किसी क्रिया की विशेषता बताता हो, प्रतिविशेषण जो किसी विशेषण की विशेषता बताता हो, तो यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगा? ये विशेषण है उन्नत, ठीक है, उन्नत विशेषण। प्रश्न अगला देखें। वहां भयंकर दुर्घटना हुई, रेखांकित पद इनमें से क्या है? वहां भयंकर, देखिए दुर्घटना हुई, दुर्घटना कैसी दुर्घटना? हल्की दुर्घटना हुई, कम दुर्घटना हुई, ज्यादा हुई या भयंकर? तो भयंकर क्या है? दुर्घटना है, विशेषता बता रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है सिंपली, ठीक है, सिंपली विशेषण है। देखो प्रखर शब्द इनमें से क्या है? देखो शब्दों के समानार्थी भी आपको परीक्षा में आती है, समानार्थी भी आपको पता होनी चाहिए। प्रखर शब्द का अर्थ होता है तीक्ष्ण या तेज, तीक्ष्ण होना या तेज होना, प्रखर। तो तेज होना ये तो किसी की विशेषता होती है, वो व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रखर है, वो छात्र पढ़ाई में बहुत ज्यादा प्रखर है। तो प्रखर शब्द को संज्ञा तो कहेंगे नहीं, प्रविशेषण भी नहीं कहेंगे, क्रिया विशेषण भी नहीं कहेंगे, विशेषण कहेंगे इसको, ठीक है, ये एक विशेषण है, क्वालिटी। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? अब ऐसे भी पहचान करवाएगा आपसे, ठीक है। देखिए कौन सा शब्द विशेषण नहीं? अब इसमें 3 शब्द विशेषण हैं। आप जानते हैं भयभीत है, ठीक है, वह बहुत भयभीत है। तो कौन भयभीत है? वह। तो भयभीत क्या है? निर्भीक क्या है? भीरू क्या है? ये सब क्या है? ये सब विशेषण है। लेकिन इसमें भव शब्द जो है ये विशेषण नहीं है, भव, क्योंकि भव का आपको ऐसे नहीं कर पाओगे, इसका मतलब आपको पहले पता होना चाहिए। तो भव का मतलब होता है या तो जन्म से लिया जाता है इसका मतलब, या उत्पत्ति से, तो ये विशेषण शब्द नहीं है, ठीक है, समझ में आया। प्रश्न अगला देखें। मौसम, मौसम आज कुछ सुहावना है, वाक्य में जो सुहावना शब्द है किसका परिचायक है? सुहावना, भाई मौसम आज सुहावना है, मौसम कैसा है? अच्छा है, बेकार है, धुंधला है, बारिश है, सुहावना है, बारिश हल्की हल्की है,
ठीक है, सुहावना हो सकता है। तो मौसम आज कुछ सुहावना सा है, इसमें सुहावना शब्द जो है ये विशेषण विशेषता बता रहा है मौसम की ही तो विशेषता बता रहा है ये। देखिए निम्नलिखित शब्दों में विशेषण की पहचान कीजिए। मजहब को रिलीजन कहते हैं हम, ठीक है, तो ये तो एक संज्ञा हो सकती है, ठीक है। आगे देखिए पीड़ा, दर्द, अज्ञान, ये भी आपकी संज्ञाएं ही हैं एक तरीके से, ठीक है। अगर हम देखें विशेषण की पहचान करनी है तो इसमें नैतिक जो शब्द है, ठीक है, नैतिक जो शब्द है ये विशेषण है। नैतिक और अनैतिक शब्द आपने सुने होंगे। नैतिक अनैतिक का मतलब होता है, नैतिक का मतलब होता है अच्छा, ठीक है, याद रखिएगा। नैतिक, अनैतिक का मतलब होता है बुरा, ठीक। जो भी अच्छे कार्य हम करते हैं वो नैतिक होते हैं या नैतिक कार्य। तो अच्छा ही क्या है भाई, विशेषण ही तो है। निम्नलिखित में से कौन एक विशेषण शब्द नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है? तो 3 है इसमें। लजीला है, वो अपने माता का बहुत लाडला है, वह उस पर लांछन लगा रहा है, ठीक है। और अगर आप इनको देखेंगे, लजीला, लाडला, लांछन, ये विशेषण शब्द है। इसमें लापता शब्द जो है विशेषण शब्द नहीं है, ठीक है। लापता शब्द इसमें विशेषण, एक सेकेंड, इसमें लापता शब्द ये विशेषण है, लाडला शब्द विशेषण है, लांछन, ठीक है, लांछन मतलब इल्जाम, संज्ञा में चला जाएगा एक तरीके से। बाकी लजीला, लाडला है, लापता है, ठीक है, वह कई दिन से लापता है, वह व्यक्ति कई दिन से लापता है, तो ये शब्द विशेषणों में आ जाएंगे। अगला देखिए राम की गाय बहुत काली है। अब काली शब्द इसमें क्या है? काली शब्द को आप पहचान लोगे, विशेषण है, कई एग्जाम्पल किए हैं शुरुआत में ही। निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उनका उल्लेख करें। देखो विशेषण क्वालिटी बताने वाला शब्द होता है, विशेषण क्वालिटी बताने वाला शब्द होता है। जैसे भाई वह एक सज्जन व्यक्ति, सज्जन बहुत अच्छा व्यक्ति, तो ये तो विशेषण है पहला। दुर्जन, वह एक दुर्जन व्यक्ति, बहुत बुरा व्यक्ति है। सुकुमार मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा। मानस का मतलब मनुष्य से है, तो मनुष्य, इसमें क्या हो जाएगा, ये विशेषता नहीं है, ये विशेषण नहीं है वाला ही ढूंढना है आपको। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन विशेषण नहीं है? पहचान लोगे अब इसमें आसानी से, ठीक है। विशेषण देखो, इसमें से आगामी, शांत, काला, तुम शब्द जो है सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम और संज्ञा को विशेष्य बोलते हैं, विशेषण नहीं, ऐसे पहचान कर लोगे, ठीक है। आगामी वर्ष, कौन सा वर्ष? आगामी वर्ष, तो आगामी क्या है, ये एक विशेषता है यानी विशेषण है। शांत रहो, तुम शांत रहो, वह काला है, इस तरह से कर सकते हो। तो इनमें से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है? कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है? पहचान लोगे। श्रव्य मतलब सुनना, ठीक है। चलिए इसको देखिए, इसमें एक ऑप्शन मिसिंग है। इसमें यहां देखो, इसमें कौन सा विशेषण है? श्रव्य, सुनना होता है इसका मतलब, ठीक है। भव्य, कितना सुंदर होता है। सर्व, सब जगह। और गर्व, यदि आप गर्व को देखें, देखिए गर्व क्या है, ये भी एक विशेष्य है, ठीक है। ये गर्व क्या है, एक विशेष्य है, एक संज्ञा है ये, ठीक है। अगर इसकी जगह गर्वीला शब्द होता तो वो विशेषण हो जाता, यहाँ पर ये हो जाएगा। इसमें आंसर डी करेंगे, सी। और देखो इसमें कुछ गलत सलत शब्दों के भी डालेगा। देखो इसमें इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या है? और इसमें याद रखिएगा, जो इंद्रिय है, इंद्रिय का जो विशेषण शब्द है वो ऐन्द्रिय है, ऐन्द्रिय, ठीक है, ऐन्द्रिय। तो इंद्रियां जो होती हैं हमारी, आँख, नाक, कान, जीवा, ये सब जो इंद्रियां होती हैं, ये क्या हैं? ये तो इंद्रिय शब्द, तो ये एक तरीके से क्या है, ये संज्ञा शब्द है। इसका विशेषण पूछा, ऐन्द्रिय होगा। नेक्स्ट सेकेंड, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? अब देखो इसमें विशेषण को देखो, प्रश्न नंबर 23 पर आ गए हम। तो अब इसमें पहचान कर लोगे आप। प्रपंच, सरपंच, पहुँच, हमने देखा 5वां। इसमें आपने देखा होगा एक संख्यात्मक विशेषण, जो नंबर आता है, ठीक है, वही क्या है, ये विशेषण है। देखो निम्न में से कौन सा विशेषण है? देखो कुटिलता, जटिलता, कुरूपता, ये सारी संज्ञाएं होती हैं, भाववाचक संज्ञाएं। अब इसमें कौटिल्य जो शब्द है, ठीक है, कौटिल्य है, ये जो कौटिल्य शब्द है, इस शब्द का मतलब होता है टेढ़ापन, एक तरीके से कहते हैं, कुटिलता कह सकते हैं, कूटनीतिज्ञ कह सकते हैं। जैसे चाणक्य के नाम में भी हमें ये मिलता है। तो ये विशेषण एक विशेषण के तौर पर प्रयोग।
प्रश्न अगला देखिए, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। अजय एक संज्ञा शब्द है, ठीक है, अजय एक संज्ञा शब्द है। यदि हम अजय का विशेषण लिखें तो वो अजीत हो जाएगा, ठीक है, अजीत। तो ये एक विशेषण शब्द है अजीत। अकर्म, अनुशंसा ये अलग शब्द हैं, ये विशेषण नहीं है। एक वाक्य में देखिए किस किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक वाक्य में, नीचे 4 वाक्य दिए हैं, एक वाक्य में किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ, और हम ऐसी पहचान तभी कर पाएंगे जब हमें विशेषण और विशेष्य की परिभाषा पता होगी। और वो हमने सीखी है, क्या है कि वे शब्द जो किसी अन्य शब्द के आगे लगकर उसकी विशेषता बताते हैं वे विशेषण होते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य होता है। सवाल में यहाँ विशेषण को पूछा हुआ है जो विशेषण नहीं है। इन 4 कथनों में, इन 4 ऑप्शंस में कोई एक विशेषण शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, तो वह विद्यार्थी है। देखो यहाँ पर पहले इसमें देखो वह विद्यार्थी है, यहाँ कोई ऐसा शब्द आपको नज़र नहीं आ रहा है जो विशेषण है, ठीक है। वो सिर्फ नॉर्मली कहा गया है कि वह एक विद्यार्थी है। तो यही क्या हो जाएगा, यही एक ऐसा वाक्य है जिसमें जो है विशेषण शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला देखें, वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है। अब इसमें जो है आप देखेंगे वह तो तीनों में दिया हुआ है, और आप देखेंगे हमने सार्वनामिक विशेषण पढ़ा था एक, तो वही लड़का विद्यार्थी है। कौन सा लड़का, वह। तो यहाँ पर ये बिल्कुल एक तरीके से इसके साथ अटैच है, संबंधित है, इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे तो एक तरीके से ये क्या है, ये प्रबुद्ध यहाँ पर विशेषण है, यहाँ पर ये परिश्रमी भी विशेषण है, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा पहले का, मतलब 29 का। उत्साह शब्द का विशेषण बताना है आपको, उत्साह शब्द का विशेषण। तो विशेषण इसकी क्वालिटी क्या होगी, उत्साहित, ठीक है, उत्साहित होना। सवाल अगला देखें, निम्नलिखित में से विशेषण पद कौन सा है। उपासना, उपासना और उद्गार, वंदना, ये तीनों शब्द विशेष्य शब्द हैं। आयत लोचना, ये शब्द क्या है, ये एक विशेषण पद है। प्रश्न अगला देखें, यह गाय अधिक दूध देती है। वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है, ये हमने आपको कल थ्योरी पढ़ाया था इसका। तो देखिए शब्द पर जाइए, वाक्य में अधिक शब्द है, ये अधिक शब्द है, तो वाक्य में देखिए, वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है। अधिक क्या है, अधिक क्या है, दूध ही तो अधिक है, ठीक है, तो दूध की विशेषता बता रहा है। बी उत्तर सही हो जाएगा। सवाल अगला देखें, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, पहचान करें। देखो दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शंस। देखो, दोनों बच्चे बहुत भूखे थे। अब भूख लगना, कैसे, कितने भूखे थे, बहुत भूखे थे, तो ये भी यहाँ पर क्या है, एक विशेषण शब्द के रूप में इसको प्रयोग किया गया है। माँ ने गर्मा गर्म खाना बनाया। माँ ने कैसा खाना बनाया, ठंडा बनाया, गर्मा गर्म बनाया, स्वादिष्ट बनाया, तो ये गर्मा गर्म यहाँ पर विशेषण शब्द है। बच्चों ने खाना खाया। अब बच्चों ने ठंडा खाना खाया, अच्छा खाना खाया, बुरा खाना खाया, यहाँ कोई ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं। बच्चों ने सिंपली यहाँ बोला खाना खाया, तो इसी में कोई ऐसा शब्द हमें नज़र ही नहीं आ रहा। अब नीचे वाले को आप कहोगे कि नीचे वाला डी वाला सही होगा। माँ ने कहा और रोटी लाओ। भाई रोटियां तो खा ही रहे थे, लेकिन कितनी रोटियां खाएंगे वो, और रोटी मंगा रहे हैं, और रोटी, और का मतलब हमने आपको बताया था कुछ, कोई, और, ये सब भी विशेषण शब्द होते हैं, ठीक है। तो यहाँ और शब्द ये वाला और है, और ये किसके लिए प्रयोग हुआ है, ये प्रयोग हुआ है किसके लिए, ये प्रयोग हुआ है किसके लिए, ये विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ। अधोलिखित में से कौन सा युग्म, कौन सा पेयर विशेषण नहीं है। देखिए छोटा बड़ा, कोई चीज़ कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, आप बड़े हैं या आप छोटे हैं, तो छोटा शब्द आपके या बड़ा शब्द आपके पहले लग जा रहा है, तो वो विशेषता ही बता रहा है एक तरीके से। तो ये तो विशेषण युग्म है। हरा पीला, हरा पीला, हरा पीला भी भाई किसी चीज़ को, किसी वस्तु को आप देखते हैं तो उसका कोई ना कोई रंग ज़रूर होगा, तो ये भी विशेषता बताने वाला ही है। 2 और 3 भी विशेषता ही बताते हैं। राम और लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण आप जानते हैं ये दोनों नाम हैं, संज्ञा पद हैं यानी विशेष्य हैं ये, ठीक है, विशेष्य युग्म है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन एक विशेषण शब्द है। शैशव, माधुर्य, आर्थिक, बचपन। मैं कहूँ आपकी स्थिति आर्थिक रूप से अधिक मजबूत है, आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। आप कमज़ोर हैं किस तरह से, आर्थिक रूप से, तो आर्थिक एक विशेषता है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। शैशव, ये शिशुओं की, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी अवस्था को शैशव कहते हैं, ठीक है। वो एक ये क्या है, संज्ञा पद है, यानी ये क्या है, संज्ञा पद यानी विशेषण है। बचपन और माधुर्य ये सब क्या है,
विशेष निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? अब देखिए इसमें विशेषण शब्द नहीं है, आपको ढूंढना है। उत्कृष्ट, निकृष्ट, धृष्ट, विषाद। उत्कृष्ट किस्म का, निकृष्ट किस्म का, धृष्ट, ये सभी क्वालिटी को दर्शाने के लिए लगाए जाते हैं, लेकिन विषाद शब्द जो है ये विशेषण नहीं है। ठीक है, इसका उत्तर डी हो जाएगा। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं? देखो मैंने आपको प्रैक्टिस भी करवाई थी विशेषण पर। ठीक है, एक उसमें कितने विशेषण पद दिए होते हैं ये आपको मैंने प्रैक्टिस करवाया था। देखो इसमें संज्ञा पद देखो, वह आदमी जो कल आपके घर आया था, इसमें वह अगर शब्द को देख रहे हैं तो ये एक सार्वनामिक विशेषण है। एक ये हो गया है, ठीक है, वह आदमी, कौन आदमी? वह आदमी। ठीक है, उस पर जोर दे रहा है, ज़रूरी है इसका संबंध इससे। ठीक है, किसी आदमी की तरफ तो कह ही रहा होगा, कौन सा आदमी? वो आदमी या वह आदमी। ठीक है, वह आदमी जो कल आपके घर आया था, तो वह और जो ये एक दूसरे के ही पूरक हैं एक तरीके से। ठीक है, एक दूसरे के ही पूरक हैं यहाँ पर, तो ये भी हो जाएगा। तो देखो घर आया था, तो घर क्या है? संज्ञा पद है। संज्ञा से पहले किसके घर? इसके घर, उसके घर, किसके घर? आपके घर। तो 3 पद ये हो गए हैं विशेषण के, और एक डायरेक्टली आप पहचान लोगे, वो ठग है, छोटा ठग है, बड़ा ठग है? बड़ा ठग है। ठीक है, तो इसमें उत्तर हो जाएगा 4। इसमें उत्तर हो जाएगा 4। प्रश्न अगला देखिए, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। ठीक है, इसमें विशेषण कौन सा है? इसमें विशेषण कौन सा? सिंपली पहचान लोगे, चतुर है विद्यार्थी। ठीक है, चतुर विद्यार्थी, इसमें से पहचान लोगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण शब्द है? इनमें से कौन सा शब्द विशेषण शब्द है? देखिए उपार्जन, उपनिवेश, चक्षु। अगर आप घरेलू को देखें, ठीक है, वह एक घरेलू महिला है। ठीक है, तो महिला कैसी है? घरेलू है, कामकाजी महिला है या फिर प्रोफेशनल है। ठीक है, तो ये घरेलू क्या है? एक विशेषण है, विशेषता। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? अब इसमें देखें, इसमें भयभीत होना, वह मैं बहुत ज़्यादा भयभीत हो गया। कितना भयभीत? बहुत ज़्यादा। तो ये एक तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या है भाई? ये भी एक संज्ञा शब्द नहीं। भयभीत क्या है? संज्ञा शब्द है, विशेषण नहीं है। निर्भीक, भीरू, भव, ये चारों शब्द ही एक्चुअली क्या है? ये चारों शब्द विशेषण नहीं है, याद रखिएगा। आगे देखिए, नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? राम और श्याम भाई हैं। इसमें देखिए 41 राम और श्याम। देखिए इस वाले प्रश्न को थोड़ा सा करेक्ट करेंगे। इसमें जो अगर आप देखेंगे, इसमें 3 भयभीत, ये एक संज्ञा पद है, निर्भीक भी संज्ञा पद है और भीरू भी संज्ञा पद है। भव पे मैंने ध्यान नहीं दिया। जो भव है, ठीक है, भव का मतलब होता है उत्पत्ति से या जन्म से। ये प्रश्न हमने पहले भी किया है, तो इसको आप याद रखिएगा। और ये आरओ में आया हुआ सवाल है, डी इसका उत्तर हो जाएगा भव। तो ये विशेषण है। इसमें पहचान करिए, राम और श्याम भाई हैं। तो इसमें तो कोई ऐसा शब्द दिख नहीं रहा है, तो इसमें विशेषण का प्रयोग एक तरीके से, अब इसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है वाला, तो इसमें तो नहीं हुआ, ये वाला उत्तर नहीं होगा। राम ने माँ से पानी और खाना मंगाया। पानी और खाना मंगाया, तो इसमें सब संज्ञा पद हमें ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, विशेषण नहीं दिख रहा। माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी, तो इसमें भी आप देखेंगे ये भी एक सरल सा ही लग रहा है, इसमें कोई विशेष शब्द नहीं है। राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, तो रोटी है और यहाँ इसमें और शब्द जो लगा हुआ, तो यहाँ और शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। अब आप कहेंगे इससे ऊपर वाले में, और इससे ऊपर वाले में माँ ने खाने में दाल और रोटी। अब ये दाल और रोटी सेपरेट कर रहा है, ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो दोनों अलग अलग बताएं कि दाल भी मंगाई और रोटी भी मंगाई। ठीक है, ऐसा नहीं कि और दाल मंगाई हो, सी वाले सेंटेंस में देखो, और ऐसा नहीं कि और रोटी मंगाई हो। इसमें 2 अलग अलग वस्तुएं मंगाई, और इसमें जो रोटी मंगाई है, रोटी के साथ कोई अन्य वस्तु नहीं मंगाई, रोटी ज़्यादा मात्रा में मंगाई है। और का मतलब ज़्यादा मात्रा में, तो मात्रात्मक में चला जाएगा उसमें। ठीक है, संख्यावाचक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो इसमें हो जाएगा सिंपली बनारसी। इसमें बनारसी शब्द विशेषण है। ठीक है, तो क्योंकि ये विशेषता बता, इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है? इसमें देखिए आरओ का प्रश्न आया हुआ है, ये कविता परिश्रमी युवती है। ठीक है, तो कविता परिश्रमी युवती है। अब गलत विशेषण का प्रयोग आपको पहचानना, ये तो ठीक है बिल्कुल। दूसरा देखें, प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, ये भी ठीक है। आगे देखें, यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है।
यहाँ पर देखें इसमें देखो, यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। इसका मतलब क्या है? देखो, यही सरकारी महिला नहीं होंगी, यही महिलाओं का, उल्टा पढ़ो इसको थोड़ा सा, ये आगे पीछे कर लो इनको एक्सचेंज करके, यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। तब ये जा करके इसमें हम पहचान लेंगे कि ये गलत तरीके से प्रयोग किया गया है। वह अच्छा आदमी था लेकिन काम ना आया, यहां सही है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, ऐसा एक प्रश्न हमने किया था अभी। तो ये कौन सा प्रश्न है? तो इसमें देखिए, भयभीत, निर्भीक, भीरू, ये शब्द जो हैं संज्ञा शब्द हैं, विशेष्य हैं। अगर भय यानी डर, भाई मैं तो डर गया, तो कौन डर गया? मैं। तो ये क्या है? एक विशेषता बता रहा है। आगे देखें, नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। कौन से विशेषण का प्रयोग हुआ है? लड़का आया, इसमें कोई विशेषण हमें नज़र नहीं आता। ठीक है। अगला देखिए, वह गुलाब के फूल लाया है। वह गुलाब के फूल लाया, गुलाब के फूल हैं, ठीक है, गुलाब विशेषता नहीं, फूल तो किसी के भी हो सकते हैं। गुलाब के फूल मुझे पसंद है। अब देखो, इसमें गुलाब के फूल मुझे पसंद है, इसका क्या मतलब है? ये क्या है? पसंद। मुझे क्या पसंद है? गुलाब के फूल। पसंद हो नापसंद हो, तो ये विशेषता बता रहा है। इस देखेंगे, दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आएगा? अब इसमें देखो, इसकी यदि हम बात करें, इसमें दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र, इसमें एक शब्द है, ये रहा दुष्चरित्र। ये दुष्चरित्र शब्द जो है व्याकरण की दृष्टि से किस में रखेंगे? दुष्चरित्र। आप देखो, क्वालिटी बताएगा, या तो उसको गलत तरीके से बताएगा, गलत क्वालिटी बताएगा, या सही क्वालिटी बताएगा। तो ये विशेषण है, सिंपली आप पहचान लोगे इसे। ठीक है, ये एक विशेषण शब्द है। ठीक है, अगला देखें, निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? मैं कहता हूं कि तुम भोपाल जाओ। ठीक है, मैं कहता हूं कि तुम भोपाल जाओ, इसमें तो कुछ नहीं नजर आ रहा हमें। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। नगर है, कैसा नगर है? ऐतिहासिक है, अभी बना है, बहुत पुराना है, तो ये ऐतिहासिक शब्द यहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इसमें देखेंगे तो लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है वो एक ऐतिहासिक नगर है, तो इसमें उत्तर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, आगे चलें। कौन सा विशेषण है? क्रोधी है, कंटक है, और इसके अलावा राही है या चुनौती है? इसमें देखिए, जो क्रोधी है, ठीक है, वह क्रोधी व्यक्ति है। ठीक है, वह व्यक्ति बड़ा क्रोधी है, तो ये इसकी विशेषता बता रहा है किसी व्यक्ति की। विशेषण शब्द का चयन करिए। विशेषण शब्द देखिए, सरपंच, ये तो एक विशेष्य है, प्रपंच भी विशेष्य है, पहुंच भी विशेष्य है। पांचवा, अगर नंबर आ गया तो संख्यावाचक हो जाएगा। ऋषि संज्ञा से विशेषण शब्द क्या बनेगा? ऋषि से बताना है, ऋषि शब्द से, ऋषि शब्द से विशेषण क्या बनेगा? इसमें जो पहला है, तो ये आर्ष है। ठीक है, इसको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा, आर्ष। ठीक है, आर्ष, तो इसको याद रखेंगे। अगला देखेंगे, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण बताइए। अब इसमें बताएंगे एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण बताएं। ठीक है, मतलब इसमें एक आपको एक शब्द से इसको डिनोट कर देना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? कुशल कहेंगे उसको, चतुर कहेंगे उसको, अध्ययनशील कहेंगे, प्रतिभा संपन्न, सारी प्रतिभाएं, तो बहुत मेधावी छात्र होगा ना वो, तो ऐसे विशेषण से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। आगे देखें, निम्नलिखित विशेषण और विशेष्य युग्मों में से कौन सा एक गलत है? अब इसमें गलत वाला पहचान करना है। इसमें देखिए, सर्व सुलभ, सर्व सुलभ। अच्छा, इसमें देखो, निष्ठ, एक तो निष्ठ है, एक ताजी है, ये विहाल, ये विशेषण शब्द हमें साफ साफ नजर आ रहे हैं यहाँ पर देखो, सर्व और सुलभ, यहाँ पर दोनों शब्द विशेषण शब्द ले लिए हैं, ये नीचे वालों में पेयर लिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? मेजपोश तो संज्ञा है या विशेष्य है। मिठास, मिठास क्या है? मिठास भी एक तरीके से विशेष्य है। सोतेला, वह अपनी माता का सोतेला पुत्र है। कैसा पुत्र है? सोतेला। चलिए, ये हो गया।
आगे देखेंगे, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, इस वाक्य में विशेषण बताइए। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, हमने बताया था संख्यावाचक, जहां संख्या की बात करी जा रही होगी, कितने लोग, लाखों लोग, आंसर सी। नेक्स्ट, 8 बड़े चोर पकड़े गए, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए, वाक्य में किन किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है। आप देखो, इसको पहचानो। इसमें देखो, अगर आप देखेंगे, देखिए नीचे दिए वाक्य में किन शब्दों में विशेषण शब्द नहीं, ये बड़े, भाई कैसे चोर हैं बड़े, तो इसमें तो है विशेषण। आधे चोर, आधे ये भी है, संख्या वाला हो जाएगा इसमें। पुलिस की लापरवाही, इसमें शब्द नहीं लग रहा है हमें कोई, ठीक है। तो लापरवाह या लापरवाही शब्द जो है ये विशेष्य है एक तरीके से, ठीक है, तो ये सी हो जाएगा। 8 बड़े चोर, 8 भी और बड़े भी, ये दोनों विशेषण शब्द हैं। नेक्स्ट देखेंगे, प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा। प्रयोग के आधार पर जो पांडु शब्द है वो क्या होगा, ये इसको दोनों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, विशेषण और विशेष्य दोनों के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलें। वे अच्छी लड़कियां हैं, वाक्य में विकारी विशेषण को पहचानना है। वे अच्छी लड़कियां हैं, तो देखिए विकारी विशेषण वे होंगे जो, जैसे अगर कभी मान लो कोई यहाँ पर लड़की है, यहाँ तो लड़कियाँ हैं, कुछ और इसकी जगह रख देंगे तो एक शब्द चेंज हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग ही, ठीक है। तो यहाँ पर वे, जो वे शब्द है यही विकारी विशेषण, यहाँ विशेषण का कार्य तो कर ही रहा है, सार्वनाम। अब देखो, विशेषणों के प्रकार पर हमने प्रश्न किए थे, विशेषणों के प्रकार पर कितने भेद होते हैं, हमने डिस्कस किया था। विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं, सार्वनामिक विशेषण, ठीक है, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक और परिमाण बोधक या परिमाणवाचक, ये हो जाएंगे। अगला देखें, विशेषणों की तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं हैं, तो तुलना के आधार पर इनकी 3 अवस्थाएं हैं, ये याद रख लीजिएगा आप, ठीक है। 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, 3 अवस्थाएं। राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, वाक्य में कौन सा विशेषण है, राधा बहुत ही सुंदर लड़की है। अब देखो, जब ऐसे विशेषण जो किसी भी चीज़ की क्वालिटी के बारे में बताते हैं, जैसे उसकी मान लो कैसा है, सुंदर है या कुरूप है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग जब हम करेंगे, या उसकी कंडीशन बताएगा, आकार बताएगा, कुछ भी बताएगा, तो इसमें जो है हम गुणवाचक, देखो गुण है, लड़की का सुंदर होना उसका एक गुण है ना, गुणवाचक विशेषण। विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। स्त्री शब्द विशेष्य है, अगर इसका विशेषण बनाना होगा तो क्या बनेगा, याद रखेंगे, ये कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो आपको याद ही रखने होंगे, स्त्रीण, ठीक है, स्त्रीण। अगला देखें, दृश्य बहुत ही मनोरम है, वाक्य में शब्द का आप बताना है विशेषण भेद कौन सा है, दृश्य बहुत ही मनोरम है। अब इसमें जो शब्द है वो मनोरम शब्द को अंडरलाइन किया है और इसमें बताना है कि कौन सा प्रकार का है ये, ठीक है। तो ये भाई क्वालिटी तो बता रहा है, मनोरम है, ठीक है, गुण है ये इसका। अगला देखें, आगे देखिए, पापी में कौन सा विशेषण है, पापी, आप सीधे मान लोगे वो पाप पुण्य, ये सब पापी और पुण्य काम करने वाले सब गुण हैं होते हैं व्यक्ति के, ठीक है, गुणवाचक हो जाएगा। अगला देखें, जलेबी में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द, जलेबी में जो ये रेखांकित शब्द क्या है, मिठास, जलेबी में मिठास है, रेखांकित शब्द का विशेषण आपको बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, मिठास तो एक क्या है, इसमें एक सेकेंड, मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द का विशेषण आपको बताना है, ठीक है। मिठास का क्या होगा, मीठापन, विशेषण बनाएंगे मीठापन बनेगा, ठीक है। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द कौन सा है। अब इसमें देखिए विशेषण शब्द ये है, इसमें उचित, ये हमने कल भी डिस्कस किया था। योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, वाक्य में योग्य शब्द क्या है, इस वाक्य में योग्य शब्द क्या है, कोई व्यक्ति कितना योग्य है अयोग्य है ये उसका गुण होगा, ठीक है, गुणवाचक। निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में, देखिए राम जाता है, इसमें तो कोई विशेषण हमें लग नहीं रहा, ठीक है। इसके बाद सीता फल खाती है, ये भी सिंपल ही है। मेरी गाय काली है, हमने बताया था, हमने काला कुत्ता एक ऐसा एग्जाम्पल लिया था, तो उसमें काला, तो वो क्या हो जाएगा, ये एक तरीके से गुण बता रहा है उसका, ठीक है, गुणवाचक में चला जाएगा। आगे देखें, यह चांदी खोटी सी दिखती है, वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार बताना है। अब खोटी
खोटी जो है ये क्या है, अभी गुण है, खोटी है या खरी है या अच्छी है, तो गुणी तो हैं उसके। आगे चलते हैं। धुंधला शब्द में विशेषण कौन सा है? धुंधला धुंधला सा दिख रहा है मुझे, तो धुंधला दिख रहा है या साफ दिख रहा है, तो ये गुण है, गुणवाचक ज़्यादा होंगे। जो है वर्तनी शुद्धि, या आप इसको कहेंगे वाक्य अशुद्धियां। आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं किस प्रकार की अशुद्धियां एक वाक्य में दी जाती हैं। देखिए, कोई भी भाषा होगी, अगर हम हिंदी भाषा की ही बात कर रहे हैं तो हिंदी भाषा को या किसी भी भाषा को लिखने या बोलने के जो नियम हैं उनको हम व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण में हमने पढ़ा है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, तत्सम, तद्भव, वचन, क्रिया आदि। ये सारी चीज़ें व्याकरण के नियमों के अंतर्गत आती हैं और एक वाक्य को शुद्ध रूप में बनाने के लिए हम व्याकरण के नियमों का प्रयोग करते हैं। और प्रश्नों में जो त्रुटियां दी जाती हैं, प्रश्नों में जो अशुद्धियां दी जाती हैं, वो व्याकरण के नियमों को जो है अशुद्ध रूप में पेश किया गया होता है उसमें। जैसे संज्ञा की अनावश्यक रूप से जो है, मान लीजिए एक संज्ञा पद है और संज्ञा का जो है बार बार प्रयोग कर दिया एक ही वाक्य में। सर्वनाम शब्द की जगह या सर्वनामों की जगह जो है अशुद्धि शब्द कोई ऐड कर दिया, तो वो अशुद्धियां हमको पहचाननी होती हैं। जो टॉपिक्स हम पहले पढ़ चुके हैं व्याकरण के अंतर्गत, जिसमें संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, वचन है, क्रिया है, ये सब मिलाकर के जो है अशुद्धियों वाले टॉपिक में, इन्हीं टॉपिक्स में सारी अशुद्धियां मिलती हैं। जैसे आज जो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे वाक्य अशुद्धियां, इसमें हम संज्ञा से संबंधित, जो संज्ञा शब्द होते हैं उनसे संबंधित जो अशुद्धियां आपकी परीक्षा में पूछी हुई हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे। अब संज्ञा क्या होती है? संज्ञा ऐसा कोई व्यक्ति, कोई वस्तु या स्थान, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और अगर वाक्य के अंतर्गत एक संज्ञा का अनावश्यक रूप से बार बार प्रयोग किया गया है या रिपीटेशन किया गया है, तो उसको हम बोलते हैं कि संज्ञा शब्द में अशुद्धि है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं मंगलवार के दिन व्रत रखता हूँ। इसको देखिए, मैं मंगलवार के दिन व्रत रखता हूँ, इसका क्या मतलब है? यहाँ पर ये वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध? तो ये वाक्य अशुद्ध वाक्य। कैसे? क्योंकि जो यहाँ पर मंगलवार दिया हुआ है और यहाँ पर के दिन दिया हुआ है या सिंपली दिन दिया हुआ है, तो मंगलवार एक ऑलरेडी दिन है और यहाँ पर साफ साफ आगे बताया हुआ है कि मंगलवार के दिन, तो यहाँ दिन बताने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप ऐसे कह सकते हैं, देखिए, मैं मंगलवार को व्रत रखता हूँ, तो ये वाला वाक्य हो जाएगा शुद्ध, ठीक है, और ये वाला हो जाएगा अशुद्ध वाक्य। समझ में आ गया? क्योंकि मंगलवार यहाँ पर क्या है? संज्ञा, और दिन भी क्या है? संज्ञा। अब मंगलवार को भी आप यूज़ कर रहे हैं, दिन को भी यूज़ कर रहे हैं, तो एक तरीके से क्या है, यहाँ पर ये रिपीटेशन नहीं करेंगे हम संज्ञा का, तो अनावश्यक रूप से बार बार प्रयोग संज्ञा का हम नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अब समझ में आ गया। तो ये वाला शब्द हमने हटा दिया यहाँ से, तो ये अशुद्धि थी, ये त्रुटि थी इसमें। अब हम चलते हैं अपने प्रश्नों पर। आज का पहला प्रश्न देखेंगे। तो जिस तरह से संज्ञा शब्दों को लेकर अशुद्धियां पाई जाती है, वैसे ही जो सर्वनाम शब्द होते हैं उनको लेकर अशुद्धियां। तो पहले संज्ञा पर अशुद्धियों को प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला सवाल देखिए, इसमें अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है और एक शुद्ध वाक्य दिया हुआ है। पूछा है गीता ने, इसमें सवाल में पूछा हुआ है, यह सवाल में कहा गया है कि गीता ने पूछा कि सीता कहाँ चली गई थी। अच्छा, इसको फिर से पढ़िए। गीता ने सीता से पूछा कि सीता कहाँ चली गई थी। इसमें आपको ये अशुद्ध वाक्य दिया है और इसमें शुद्ध वाक्य का एग्जाम्पल क्या होगा? देखो, इसमें पहले हमें ये पहचान करनी है इसकी। हमने पहले एग्जाम्पल में यहाँ देखा कि यहाँ मंगलवार ऑलरेडी एक दिन है और यहाँ पर दिन शब्द का प्रयोग भी किया है, तो ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते एक ही वाक्य में, अशुद्ध हो जाएगा वाक्य। ऐसे ही गीता ने सीता से पूछा, सीता से पूछ लिया कि सीता, कोई व्यक्ति बैठ करके सीता से बात कर रहा है और सीता से पूछ रहा है कि सीता कहाँ चली गई थी, तो यहाँ पर सीता नाम दो बार प्रयोग किया है, तो यहाँ पर सीता का दो बार प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? गीता ने सीता से पूछा कि, अब देखो, जैसे संज्ञा शब्द आते हैं, अगर संज्ञा शब्द, अगर हम किसी एक व्यक्ति के बारे में बार बार बात कर रहे हैं एक ही वाक्य में, तो उसको हम दोबारा से बार बार नाम नहीं लेंगे, उसकी जगह हम एक ऐसा शब्द प्रयोग कर लेंगे जिसे हम सर्वनाम कहते हैं। कि गीता ने सीता से पूछा कि तुम कहाँ चली गई थी, तो ये एक सर्वनाम शब्द है, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला वाक्य अशुद्ध था, ये वाला शुद्ध। अब तो आपको समझ में आ गया दूसरे एग्जाम्पल से कि शुद्ध और अशुद्ध वाक्य में कहाँ पर गलती है। ठीक है, अगला देखेंगे, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? अब देखो,
अब यहाँ संज्ञा शब्द से जो है कोई भी वाक्य अगर आप देखेंगे ज़्यादातर जो है उसमें संज्ञा पदों का इस्तेमाल होता है। जैसे तूने कहाँ जाना है, अगर वो संज्ञा शब्द से शुरू नहीं होता वो सर्वनाम शब्द से शुरू होगा। ठीक है, देखिए तूने कहाँ जाना है। अब देखो ये ऐसी भाषा हमें जो है कुछ कुछ लोग आपके दोस्तों में ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते होंगे, लेकिन वो प्रैक्टिकली ऐसा बोलते हैं, लेकिन वो अशुद्ध रूप से बोलते हैं ऐसा। ठीक है, इसको अगर आप देखेंगे, तूने कहाँ जाना है, तूने कहाँ नहीं, तुम्हें कहाँ जाना है। ठीक है, इसका सही होगा तुम्हें कहाँ जाना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तुम्हें कहाँ जाना है। तो पहला वाला तो अशुद्ध है। दूसरा देखें, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। अब यहाँ पर अनेकों जो शब्द है, अनेकों नहीं होता है, अनेकों के लिए होता अनेक शब्द। ठीक है, अनेक तो ये वाला भी अशुद्ध है, हमें शुद्ध वाला पहचानना है। शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है, ये वाक्य बिल्कुल ठीक लग रहा है। ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से कोई इसमें अशुद्धि नहीं है। उसके प्राण पखेरु उड़ गया, अगर देखो एक वचन बहुवचन या वचन की भी गलतियां होती हैं। उसके प्राण पखेरु उड़ गए होते हैं, ना कि उड़ गया होता है। ठीक है, उड़ गए यहाँ पर त्रुटि है, यहाँ पर त्रुटि है, तो ये वाला भी गलत। देखो बहुत आसान है, बस आपको मैं एक एक एग्जाम्पल को डिस्कस करते चलूँगा शुद्धि अशुद्धि पहचानने में। अगर अगला देखो, मेरे पुकारने पर किताब में तल्लीन युवक ने किताब से मुंह उठाकर मेरी ओर देखा, ये एक अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है। इसमें क्या अशुद्धि है हमें ये पहचानना है। ठीक है, और इसका नीचे शुद्ध वाक्य दिया हुआ, पहले हमें पहचानना होगा कि उसमें अशुद्धि क्या है। मेरे पुकारने पर किताब में तल्लीन युवक ने किताब से मुंह उठाकर मेरी ओर देखा, यहाँ पर एक शब्द दिख रहा होगा आपको किताब, देख लीजिए किताब का या किसी युवक का, कोई रिपीटेशन तो नहीं है। देखो यहाँ ये रिपीटेशन है फिर से, यानी 2 बार है, पुनरावृत्ति की गई है। तो संज्ञा शब्द किताब, संज्ञा शब्द का जो है ये किताब जो है 2 बार इसमें यूज़ किया हुआ है, तो इसको हटा देंगे, एक बार ही करेंगे क्योंकि संज्ञा शब्द एक ही बार करेंगे। मेरे पुकारने पर किताब में तल्लीन युवक ने मुंह उठाकर, ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो है पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया है, ये है हमारी त्रुटि या गलती। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। यह असली गाय का घी है। अब देखो एक एक को हम पढ़ते चलेंगे। यह असली गाय का घी है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, असली गाय। भाई गाय असली होती है या घी असली होता है? नकली और असली घी होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग गांव में घी बेचने के लिए आते हैं तो नकली घी बना करके ले आते हैं। ठीक है, तो गाय के आगे असली नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर ये शब्द यहाँ नहीं होगा, तो ये अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, अशुद्ध है क्योंकि यह यहाँ पर क्या होगा, ये शुद्ध वाक्य इसका, यह गाय का असली घी है, तब जाके शुद्ध होगा। यहाँ शत्रु से खतरा है। अगला देखेंगे, यहाँ शत्रु से खतरा है, इसको भी छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया। देखिए इनको भी देखें, अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया। अब देखो अश्वमेध जो है, अश्वमेध ऑलरेडी देखो एक यज्ञ होता है। अश्वमेध जैसे हमने मंगलवार का दिन था ना, वो दिन वाला, तो यहाँ पर क्या है, अश्वमेध यज्ञ, ऑलरेडी अश्वमेध यज्ञ का एक प्रकार है अश्वमेध। ठीक है, तो इसमें यज्ञ शब्द को हटा सकते हैं हम यहाँ से, अशुद्ध है। इस प्रकार यहाँ अनेक प्रकार के आविष्कार हुए। इसमें देखिए, इस प्रकार यहाँ अनेक प्रकार के आविष्कार हुए। अब यहाँ पर देखो, प्रकार यहाँ पर भी है, प्रकार यहाँ पर भी है, तो हम कह सकते हैं सिंपली यहाँ अनेक प्रकार के, ठीक है, यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ से शुरू कर देंगे, यहाँ अनेक प्रकार के आविष्कार हुए, तो ये भी गलत है। यहाँ शत्रु से खतरा है, इस वाक्य में कोई भी त्रुटि हमें नज़र नहीं आ रही है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, हमने इनमें मार्क ऐसे किया है, और जिन जिन के नीचे अंडरलाइन किया है वो अशुद्ध हैं। देखिए, संज्ञा शब्दों की आपको पहचान है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, तो यहाँ पर जो शब्द यूज़ किए गए हैं वो संज्ञा वाले ले रहे हैं। एक वाक्य इनमें से कौन सा शुद्ध है। आपकी राय से यह काम जरूरी है, आपकी राय से यह काम जरूरी है, यहाँ पर आपकी राय से होगा या आपकी राय में, भाई आप अपनी राय बताइए कि आपकी राय में क्या ये काम जरूरी है, तो ये अशुद्ध वाक्य है। वहाँ मिष्ठान की बड़ी दुकान है, इसको अभी रोकते हैं, आगे देखते हैं। भारत कश्मीर, देखिए भारत कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। अब ये जो है, इसको आप साफ साफ पढ़ भी सकते हैं कि भारत कश्मीर से लेकर, लगाकर नहीं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला, तो ये भी गलत। उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली हैं। अब उन्होंने एकत्रित शब्द ऑलरेडी
एकत्रित करने का मतलब कोई अलग अलग कई सारी चीज़ें होंगी तो उनको एकत्रित तभी तो किया जाएगा। अब यहाँ पर बहुत सी शब्द भी है तो बहुत सी भी और एकत्रित भी उसमें कई सारी चीज़ों की समाविष्टि कर रहा है, तो यहाँ बहुत सी शब्द गलत हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने पुस्तकें एकत्रित कर ली। वहाँ मिष्ठान की बड़ी दुकान है, ये हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। मेरे को बाजार जाना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? मेरे को, यहाँ पर शुरुआत में क्या दिया हुआ है? मेरे को। अब देखो यहाँ पर क्या है, ऐसे शब्द जिन शब्दों की, जैसे मेरा नाम, जैसे आप अपना नाम देखिए सचिन, सचिन है मान लीजिए आपका नाम, सचिन को बाजार जाना है, सचिन को बाजार से भिंडी लानी है, सचिन बाजार में बहुत सारी दुकानों को देखता है। तो हम इन 3 वाक्य बोले, तीनों वाक्य में हम सचिन सचिन का प्रयोग कर रहे हैं। तो पहले वाक्य में हम बता देंगे संज्ञा जो है वो सचिन है। अब अगला वाक्य जो हम लेंगे तो उसमें हम सचिन के नाम का प्रयोग नहीं करेंगे, हम उसमें कहेंगे कि सचिन बाजार गया और सचिन ने बाजार से सब्जियां, सचिन की जगह करेंगे उसने या वह बाजार से सब्जियां खरीदता है। ठीक है, और वह बाजार में बहुत सारी दुकानों को देखता है। तो हम जैसे ही शब्द है मेरे, तो मेरे शब्द यहाँ पर जो है एक सर्वनाम की जगह यूज़ किया गया है। ठीक है, मेरे नाम की जगह यहाँ पर मेरे को लिख दिया है। अब यहाँ पर मेरे की जगह क्या लिखा जाएगा? मुझे। ठीक है, यहाँ पर सही शब्द क्या होगा? मुझे। भाई आप यही तो कहेंगे, किसी से कहेंगे कि ये थोड़ा ही ना बोलेंगे मेरे को बाजार जाना है। ये आम बोलचाल की भाषा में बोली में प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन वो अशुद्ध रूप होता है जिनको हम प्रयोग करते हैं ऐसे अनजाने में। तो इसका शब्द होगा मेरे को मुझे बाजार जाना है। और मुझे या अपने आप को अपने नाम की जगह या किसी वस्तु स्थान के नाम की जगह हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम होते हैं। ठीक है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो यह है वाक्य, तुम्हारा पालन पोषण कौन किया। देखो कुछ कुछ शब्द या वाक्य पढ़ करके आप सीधे सीधे डायरेक्टली समझ लोगे कि अशुद्धि यहाँ। अगर आपको ये रूल नहीं भी पता है तो आप सीधे सीधे इनमें इन शब्दों को पुट करके देख लीजिए। तुम्हारा पालन पोषण, पहले वाले को देखोगे, तुम्हारा पालन पोषण किसने किया। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब तुम्हारा पालन पोषण, इस शब्द को रखो कौन किया की जगह, तुम्हारा पालन पोषण किसने की, ये तो बिल्कुल साफ साफ गलत हो जाएगा। तुम्हारा पालन पोषण कौन की, ये भी गलत हो जाएगा। किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, ये भी गलत है क्योंकि इसमें बदलाव की आवश्यकता है। तुम्हारा पालन पोषण किसने किया। ठीक है, तुम्हारा पालन पोषण किसने किया, ये ठीक होगा। अगर देखिए वाक्य, शुद्ध वाक्य का पहचान करनी है आपको। उसका शिमला जाना, उसका शिमला जाना है, आपको समझ में आ रहा है। उसका शिमला नहीं जाना, उसको शिमला जाना है, पहला गलत हुआ। उसने शिमला जाना है, गलत हुआ। ठीक है, उससे शिमला जाना है, गलत हुआ। उसे शिमला जाना है, ठीक हुआ। ठीक है, उन्होंने कहाँ जाना है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। उन्होंने कहाँ जाना है, उन्होंने यहाँ पर सर्वनाम की अशुद्धि है। ठीक है, सर्वनाम की अशुद्धि है, उन्होंने की जगह होगा उन्हें कहाँ जाना है। ठीक है, उन्हें कहाँ जाना है, ये समझ में आ गया आपको। अगला देखेंगे, मैंने मेरे को सुधार लिया है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। मैंने मेरे को सुधार लिया है, तो इसमें जो मैंने शब्द है, ठीक है, मैंने मेरे को शब्द नहीं होता है। ठीक है, ये सर्वनाम शब्द आएगा। ठीक है, मैंने अपने आप को सुधार लिया है, यहाँ पर ये भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, या आप अपने आप के, मैंने अपने को सुधार लिया है। ठीक है, ये हो जाएगा। मैंने विद्यालय जाना है का अशुद्ध अंश बताइए। मैंने, भाई मैंने थोड़ा ही ना होता, मुझे विद्यालय जाना होता है। ठीक है, तो मैंने शब्द में अशुद्धि है, मैंने शब्द में अशुद्धि है। चलिए अगला चलते हैं। तो यहाँ तक 11 प्रश्न हो गए हमारे। तो मैंने के स्थान पर क्या आएगा, मुझे। मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलिए आगे के एग्जाम्पल्स में मुझे। ठीक है, मैंने यह काम कर लेना चाहिए, मैंने यह काम कर लेना चाहिए, तो किस में अशुद्धि है, साफ साफ दिख रहा है, मुझे यह काम कर लेना चाहिए। तो मैंने शब्द को हटाकर इसकी जगह मुझे होना चाहिए। ठीक है, अगला देखेंगे, मैंने घर जाना था। अब यहाँ मैंने में ही गलती है, तो क्या होगा, ये मुझे घर जाना था, इसकी जगह मुझे घर जाना था। देखिए आपको कई सारे प्रश्न हैं, ये सब प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे हुए हैं, और देख लीजिए आप एक ही शब्द का कितने कितने बार प्रश्न आए। सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। अब देखो इसमें शुद्ध की पहचान करनी है। तुम तुम्हारा काम करो, तुम तुमका काम करो, तुम तेरा काम करो, तुम अपना काम करो। शुद्ध रूप में तो यही नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए इसमें देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा। देखो जो शुद्ध वाक्य होगा वो अपने आप अपील करेगा, आपको समझ जाएंगे कि भाषा में किस तरह से हम जो शुद्ध हिंदी का प्रयोग।
जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो, इस ये शुद्ध वाक्य है, ठीक है। इसका जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो, देखिए जो मिठाई पसंद हो आप खा लो, यानी वो पहले जैसा ही दे दिया जो प्रश्न में है। तो आगे देख लें, जो इनमें से देखेंगे वो बेहतर से बेहतर कौन सा जो व्याकरण के आधार पर सटीक होगा। जो मिठाई पसंद हो तुम खा लो, पहले और दूसरे में बस इतना ही अंतर किया है यहाँ पर, तो आपकी जगह तुम है। जो मिठाइयाँ हैं, जो मिठाइयाँ पसंद हो तुम खा लो, ठीक है। तो यहाँ मिठाई शब्द था, यहाँ मिठाई शब्द था, यहाँ मिठाइयाँ शब्द है, थोड़ा थोड़ा चेंज किया है। जो मिठाइयाँ, इसको ऐसे रखिएगा कि जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खाइए। भाई देखो, लग तो बोलचाल में तो सारे ठीक लगेंगे आपको, लेकिन कोई एक बहुत बेहतर लगेगा आपको जो व्याकरण के अनुरूप ही होगा। जो मिठाइयाँ पसंद हो आप उन्हें खाइए, ठीक है, उन्हें आप खाइए, ठीक। अब यहाँ मिठाई पे चंद्र बिंदु जो थी वो एडिटिंग में वीडियो सॉरी ये मतलब क्वेश्चन बनाते वक्त इसमें रह गई थी, तो इसलिए हमने वो मेंशन कर दी। हम बचपन में यहाँ जाता रहा, साफ साफ गलत है। हम बचपन में यहाँ जाता रहा, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम बचपन में वहाँ जाएंगे, भाई फ्यूचर में जाएंगे आप, बचपन में तो वापस नहीं जा पाएंगे, ठीक है, गलत। हम बचपन में वहाँ जाते रहे, हम बचपन में वहाँ जाते रहे, ये भी गलत, ठीक है। मैं बचपन में वहाँ जाता रहा, ठीक है। इसको देखिए, मैं बचपन में वहाँ जाता रहा, मैं कोई जगह थी और बचपन में वहाँ जाता रहा, ये ठीक हो जाएगा अभी तक। तो अगला भी देख लीजिए, मैं बचपन में वहाँ जाऊँगा, आप कैसे जा सकते हैं बचपन में, अब पीछे वक्त थोड़ा ही ना बीत जाएगा। तुमको मुझे पढ़ाना है, अशुद्ध अंश को पहचानिए। तुमको मुझे पढ़ाना है, देखिए इसमें क्या हो जाएगा, तुमको मुझे पढ़ाना है का इसका क्या मतलब है, इसमें आप पहचान करिए, इसमें अशुद्ध अंश को बताना है, तुमको, ठीक है, तुमको, इसमें अशुद्धि है, तुमको शब्द में अशुद्धि है, इसकी जगह क्या शब्द आएगा, इसकी जगह पर आप करेंगे आपको, आपको मुझे पढ़ाना है। शुद्ध वाक्य पहचानिए, मेरी 5 बहनें और एक भाई है, मेरी 5 बहनें और एक भाई है। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर मेरी 5 बहनें, अब यहाँ पर 5 को जो है ये अंकगणितीय रूप में लिखा हुआ है और यहाँ पर हिंदी भाषा के रूप में लिखा हुआ, तो एक अशुद्धि तो यहीं पर यही मिल गई। मेरी 5 बहनें और एक भाई है, देखो मेरी 5 बहनें और एक भाई है। अब मेरी शब्द का जो प्रयोग है बहनों के लिए, लेकिन भाई के लिए कुछ नहीं। अब यहाँ पर देखिए, अगला देखेंगे, मेरा एक भाई है और 5 बहनें, ये थोड़ा शुद्ध रूप हमें ज़्यादा लग रहा है इसमें, ठीक है। मेरी, अब मेरी एक भाई, अब मेरी है भाई है, भाई तो अगर आप देखेंगे तो पुल्लिंग है और मेरी शब्द जो है वो स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया है, तो यहाँ भी मिसमैच हो रहा है। आप बी और सी में पहचानिए, इनमें से एक बेहतर ऑप्शन है, ठीक है। मेरी 5 बहनें एक भाई है और मेरा एक भाई और 5 बहनें, तो ज़्यादा व्याकरण के अनुरूप हमें सी मिल रहा है, ठीक है। अपने अपने किताबों ऑब्लिक बस्ते में डाल लो, कोई त्रुटि नहीं है, इस वाक्य में त्रुटि आपको पहचाननी है। देखिए इसमें क्या है, अब देखो कौन से भाग में, अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो, ये एक वाक्य है पूरा, यहाँ तक डाल लो तक है, इधर तक ये पूरा है एक वाक्य। 3 हिस्से कर दिए इसके, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा। पहले हिस्से, दूसरे हिस्से, तीसरे हिस्से में बतानी कौन सी किस में त्रुटि है। अपने अपने किताबें, अब देखो अपने अपने की जगह हम अगर करें अपनी अपनी किताबें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो पहले का उत्तर हो जाएगा, पहले वाले भाग में ही इसकी त्रुटि है, यानी अपने अपने की जगह अपनी अपनी किताबें होना चाहिए, ठीक है, अपनी अपनी किताबें होनी चाहिए। तो किताब, देखो स्त्रीलिंग पुल्लिंग आपने ये पढ़े होंगे, तो किताब क्या है, पुल्लिंग है, सॉरी किताब क्या है, स्त्रीलिंग है, और इसके लिए हम स्त्रीलिंग का ही जो है प्रयोग करेंगे, अपनी की जगह अपने की जगह अपनी का प्रयोग करेंगे। अब देखो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य है, मुझे आज मेरी बहन को इंदौर भेजना है, ये अशुद्ध वाक्य है, ठीक है। मुझे आज मेरी बहन को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मुझे आज मेरी की जगह क्या करेंगे, अपनी बहन को, तो यहाँ अशुद्धि क्या है, यहाँ पर अशुद्धि है, मेरी बहन की जगह आप करेंगे अपनी बहन, मुझे आज अपनी बहन को इंदौर भेजना है, ठीक है, यही पहचाना। अशुद्ध वाक्य देखिए, यानी मेरी की जगह अपने का प्रयोग। अपने को यहाँ से जाने की कोई जल्दी नहीं है, अपने को, भाई अपने को कहेंगे मुझे यहाँ से जाने की कोई जल्दी नहीं है, तो इसकी जगह मुझे शब्द प्रयोग करेंगे, ठीक है। तुम मेरे तरफ इस तरह क्या देख रहे हो,
तुम मेरे नहीं होगा, तुम मेरी तरफ, ठीक है, तुम मेरी तरफ, तो यहाँ पर होगा तुम मेरी तरफ इस तरह क्या देख रहे हो। मैंने कल बम्बई जाना है, मैंने की जगह क्या होगा, मुझे कल बम्बई जाना है, ठीक है। तो ये अशुद्धियाँ संज्ञा वाली हैं। मेरे को पुस्तक चाहिए, मेरे को नहीं, मुझे पुस्तक चाहिए, ठीक है। मूवीज़ वगैरह में बहुत इस्तेमाल हुई मेरे को, तेरे को, लेकिन लोकल बोलचाल की ये बोल ही एक तरीके की उसकी जो कि अशुद्ध रूप से प्रयोग की जाती है। अशुद्ध वाक्य है हम अपने पिता के सबसे बड़े लड़के हैं। हम, देखो हम क्या है, हम में मतलब होता है बहुवचन, बहुत सारे लोग होते हैं हम में, ये दो से ज़्यादा। तो हम अपने पिता के सबसे बड़े लड़के हैं। भाई सबसे बड़ा लड़का तो एक ही होगा, तो उसको या तो आप क्या करेंगे, हम की जगह करेंगे मैं अपने पिता का सबसे बड़ा, लड़के की जगह क्या करेंगे, लड़का हूँ। दो अशुद्धियाँ यहाँ पर आई। अशुद्ध वाक्य है मैं मेरी कलम से लिखता हूँ। अब आपको बताया मैं मेरी कलम की जगह, मेरी की जगह क्या यूज़ करेंगे, अपनी कलम से लिखता हूँ, ठीक है। आगे देखेंगे अशुद्ध वाक्य में शिकारी ने उस पर गोली चलाई पर शेर बच निकला। शिकारी ने उस पर गोली चलाई पर शेर बच निकला। इसमें क्या करेंगे, शिकारी ने, खाली इसको हटा देंगे, शिकारी ने गोली चलाई, ठीक है, शिकारी ने गोली चलाई पर शेर बच निकला, ठीक है, इसको हटा देंगे। वह पेड़ जो कोने पर लगा है, इसको देखो, वह पेड़ जो कोने पर लगा है उसके फल मीठे हैं। अब इसमें वह पेड़ जो कोने पर लगा है उसके फल मीठे हैं। देखिए जब कभी भी किसी वाक्य को हमें या किसी भी चरित्र को, किसी वस्तु स्थान को इंट्रोड्यूस करना होता है तो पहले वाक्य में हम उसको पूरा उसी नाम से लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखिए वह पेड़ जो, अब यहाँ पेड़ की बात हम पहले शुरू कर रहे हैं, तो पेड़ से पहले हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग भी यहाँ पर कर दिया है इसने, जो कि गलत है। पेड़ से शुरू होना चाहिए। पेड़ जो कोने पर लगा है, अब ये पेड़ की बात कर रहे हैं, वह भी पेड़ की बात कर रहा है, जो भी पेड़ की बात कर रहा है, तो जो शब्द भी यहाँ पर ये एक्स्ट्रा लग रहा है, ठीक है, जो शब्द भी एक्स्ट्रा है। पेड़ जो कोने पर लगा उसके फल मीठे हैं। अब ये उसके, ये भी पेड़ को ही बार बार बोल रहा है, रिपीटेशन ज़्यादा कर रहा है, तो कोने पर लगे पेड़ के फल मीठे, सिंपली आप ऐसे कह देंगे, ठीक है। या पेड़ या आप कहेंगे पेड़ कोने पर लगा है फल मीठे हैं, ऐसे नहीं कहेंगे, कोने पर लगे पेड़ के फल मीठे हैं। हमारे देश के महापुरुषों का अनुसरण करें। हम हमारे देश के महापुरुषों का अनुसरण करें, तो हम हमारे की जगह क्या हो जाएगा, हमारे की जगह अपने देश का हो जाएगा, ठीक है। अपने देश के महापुरुषों का अनुसरण करेंगे, ये क्या है, तो इसमें अपने शब्द आ गया है यहाँ पर, ठीक है। शुद्ध वाक्य में आप कौन से मकान में रहते हैं, आप कौन से मकान में रहते हैं, कौन सा नहीं होगा, आप किस मकान में रहते हैं, ठीक है। तो देखो नीचे वाला वाक्य शुद्ध है, लेकिन शुद्ध वाक्य में जो हम अंडरलाइन या सर्कल कर रहे हैं उस शब्द पे कर रहे हैं कि ऊपर वाला जो अशुद्ध वाक्य है उसकी जगह पर नीचे कौन सा वाक्य शुद्ध रूप में हमने लिया है, ठीक है। जैसे उन्होंने हाथ जोड़ा, ठीक है, उन्होंने हाथ जोड़ा, जोड़ा भाई सिंगुलर है, तो उन्होंने हाथ जोड़ा का मतलब उसने हाथ जोड़ा, उन्होंने में गलती है, या तो होता उन्होंने हाथ जोड़े, या है उसने हाथ जोड़ा का मतलब या उसने हाथ जोड़ा, तो उसने हो जाएगा। हम जाता हूँ, हम नहीं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, ठीक है, मैं जाता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखा गया है। हमने स्कूल जाना है, हमने नहीं, मुझे स्कूल जाना है, ठीक है। अगर हमने स्कूल जाना है तो इसमें जो है हमने की जगह मुझे स्कूल जाना है। हम कॉलेज जाऊँगा, हम नहीं, मैं कॉलेज जाऊँगा, ठीक है, तो हम में गलती है। हम कहे थे नहीं, मैंने कहा था, ठीक है, हम कहे थे नहीं, मैंने कहा था, तो यहाँ पर भी इसमें अशुद्धि है, थे की जगह। हम घर जाऊँगा, हम की जगह हो जाएगा मैं घर जाऊँगा। मेरी माँ ने मुझे खाना दिया, ठीक है, मेरी माँ ने मुझे खाना दिया, तो मेरे है यहाँ पर, मेरे शब्द है, मेरे नहीं, मेरी माँ हो जाएगा, ठीक है, मेरी माँ ने मुझे खाना दिया। मैंने कानपुर जाना है, मुझे कानपुर जाना है, ये सही होगा नीचे वाला। तुम कौन से गांव से आए हो, अब कौन से की जगह हम किस का प्रयोग करेंगे, ठीक है, तुम किस गांव से आए हो। मैंने आगरा जाना है, मैंने की जगह होगा मुझे आगरा जाना है, ठीक है, मुझे आगरा जाना है। अशुद्ध वाक्य में देखिए आप हमसे नहीं बोलो, ठीक है, आप हमसे की जगह करेंगे मुझसे ना बोलें, ठीक है, यहाँ भी गलती है, ऐसे नहीं कि आप मुझसे नहीं बोलो, आप मुझसे ना बोलें। अशुद्ध वाक्य मैं ऐसा करना पहले निश्चय कर रखा था, ठीक है। इसको देखिए
मैं ऐसा करना पहले निश्चय कर रखा था, तो मैंने, मैं की जगह होगा मैंने ऐसा करना, पहले के बाद हो जाएगा पहले ही निश्चय कर रखा है, निश्चय कर रखा था। ये आज का प्रश्न नंबर 1 देखिए। अब इसमें देखें अध, अध शब्द का आपको पूछा गया है कि अध का विलोम शब्द क्या है, यानी अध का आपको विपरीत अर्थ वाला शब्द आपको बताना है यहाँ। यदि हम इस शब्द को देखें, पहले हम इस शब्द का अर्थ देखेंगे। इस शब्द का मतलब होता है, अध का मतलब होता है आधा या अधूरा, ठीक है। इसका मतलब होता है आधा या तो आधा यानी हाफ यानी अधूरा, तो इसका अर्थ तो ये है। लेकिन इसका जब आप विपरीत शब्द देखोगे, इसका उल्टा क्या होगा, आधे का उल्टा होगा पूर्ण, पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पूर्ण कहाँ पर है, तो बी उत्तर में आपको मिल जाएगा पूर्ण, पूर्ण या पूरा, ठीक है। तो ये अध का विपरीत शब्द हो गया। प्रश्न अगला देखें, अग्रज का सही विलोम क्या होता है। अग्रज का सही विलोम क्या होता है। देखिए जो भी शब्द का हम विलोम शब्द देखेंगे, पहले आपको उसका अर्थ पता होगा, तब आप उसका विलोम ढूंढ पाएंगे। अग्रज का जो अर्थ है वो होता है जिसका जन्म पहले हुआ हो। अग्रज का मतलब है जो पहले जन्मा हो, जिसका जन्म पहले हुआ हो। अब पहले जो जन्म होगा, अगर आप एक परिवार में देख रहे हैं, तो जो बड़ा भाई होता है उसका मतलब है कि उसका जन्म पहले हुआ है। और इसमें अगर आप देखें, एक शब्द है इसमें छोटा भाई या अनुज, तो अनुज को हम बोलते हैं छोटा भाई, ठीक है। अनुज होता है छोटा, अग्रज मतलब होता है बड़ा या बड़ा भाई, और अनुज होता है छोटा भाई। आपने देखा होगा जब रामायण के संवाद आपने सुने होंगे, उसमें जो भगवान श्री राम हैं वो जो अपने छोटे भ्राता जो लक्ष्मण हैं उनको जो है मेरे प्रिय अनुज कह करके संबोधित करते थे उसमें, है ना। तो अनुज का मतलब छोटे भाई, ठीक है। तो अन्य शब्दों को भी देख लो। अग्रज का मतलब होगा पहले जो जन्मा हो, जिसका जन्म पहले हुआ हो, या बड़ा भाई। अनुज का मतलब, अग्रज का मतलब होता है, ठीक है, अनुज का मतलब नहीं, इसका मतलब बड़ा भाई। और अग्रज का जो ये ऑपोजिट है अनुज, बड़ा का मतलब बड़ा का ऑपोजिट छोटा। लघु का, लघु को छोटा ही बोलते हैं, और दीर्घ को बड़ा, इनको ऐसे भी दिया जाता है। सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा, विराट मतलब बहुत बड़ा, तो ये ऑपोजिट है दिए हुए। प्रश्न अगला देखेंगे, अमृत का विलोम क्या होगा। अमृत शब्द का विलोम क्या होगा। देखिए अमृत शब्द का जो अर्थ लिया जाता है वो एक तरीके से ना मरने वाला, जिसको अमृत की प्राप्ति होती है उसकी मृत्यु नहीं होती है, ऐसा कहा जाता है। ना मरा हुआ, ना मरने वाला, देवताओं से संबंधित है ये शब्द जो है। आप जानते हैं जो अमृत है वो जीवन दान या जीवन काल को बढ़ाने वाला, अमर करने वाला। विष, विष आप जानते हैं विष होता है जीवन को समाप्त करने वाला। विष को आप जानते हैं जहर के नाम से भी, नाश करने वाला पदार्थ, नाशक पदार्थ, या जहर को विष बोलते हैं। अमृत को जीवन देने वाला या अमर बनाने वाला पदार्थ, ठीक है, ऐसे आप कह सकते हैं। अमृत का विलोम पहचान लिया, विष हो जाए। निम्नलिखित में से अनुरूप शब्द का विलोम क्या होगा। अनुरूप, देखिए अनुरूप शब्द का विलोम आपको पहचानना है। देखिए अनुरूप का हिंदी मीनिंग, हिंदी में अर्थ होता है सादृश्य, एक जैसा दिखने वाला, ठीक है। आप मेरे अनुरूप हैं, बिल्कुल मेरे जैसे दिखने वाले हैं, ठीक है, यानी देखने में एक जैसा हो, समान हो। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, प्रतिरूप, उल्टा, ठीक है। देखने में बिल्कुल डिफरेंट हो, भिन्न हो, तो वो प्रतिरूप है। निम्नलिखित में से अर्जन शब्द का विलोम क्या है। अर्जन शब्द का विलोम, अर्जन मतलब अर्जित करना, अर्जित करना, अर्जन करने का मतलब होता है इकट्ठा करना, या इसका एक और अर्थ ले सकते हैं कमाना, ठीक है। कमाने को बोलते हैं, अर्निंग को बोलते हैं हम अर्जन कर। भाई कमाना, इसका अपोजिट क्या होता है, खर्च करना। खर्च करने को बोलते हैं व्यय या व्ययन, ठीक है, व्यय या व्ययन बोलते हैं। तो इसमें अन्य शब्दों को देख लीजिए आप। अर्जित करना, इसका मतलब होता है अनर्जित। अमृत का उल्टा होता है विष, अनर्थ का उल्टा होता है अर्थ, ठीक है, ये ऑपोजिट है। अमर शब्द का विलोम क्या होगा। अमर का मतलब होता है, अमर को आप जानते हैं जिसे जो मतलब जिसका जीवन अनंत होता है, जिसको मृत्यु नहीं आती है, तो इसका विलोम होता है मथर्य, ठीक है, डी उत्तर इसका हो जाएगा। सवाल अगला देखें, इसमें से अश्लील, ठीक है, अश्लील शब्द का विलोम क्या होगा। अश्लील का अगर आप अर्थ देखोगे तो वो होता है, इसका अर्थ आप निकालोगे तो भद्दा, बेकार, ठीक है। और इसके लिए अच्छा और सभ्य होता है शलील, ठीक है, इसका ए हो जाए। सवाल अगला देखेंगे, निम्नांकित में से अनुरक्त शब्द का अर्थ क्या है। सॉरी, अर्थ तो नहीं पूछा है, विलोम है, क्योंकि विलोम वाला चैप्टर है। तो अनुरक्त का मतलब पहले हम समझेंगे, फिर इसके विलोम पर आ जाएंगे। अनुरक्त का मतलब होता है इसमें एक तरीके से मगन होना, ठीक है, आसक्त होना, आकृष्ट होना, संलग्न होना। तो इसका उल्टा हो जाएगा विरक्ति, ठीक है, विरक्ति। नेक्स्ट देखिए, अंतर्मुखी का विलोम आपको बता रहे हैं। अंतर्मुखी का विलोम क्या होगा।
अंतर्मुखी का मतलब होता है एक तरीके से जो एक तरीके से अलग रहता हो सबसे, मतलब आइसोलेट जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। यानी अपनी बातें, अपने विचार वो किसी दूसरे के सामने प्रकट ना करता हो, वो अपने में ही रहता हो, अंतर्मुखी। ऐसा बहुर्मुखी व्यक्ति होता है जो सबसे मिलता जुलता हो, सबके विचार सुनता हो, अपने विचार सबको बताता हो, तो वो बहुर्मुखी इसका ऑपोजिट हो जाए। इसमें देखिए लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था। अब इसमें इसका अपोजिट पूछा है, ओजस्वी का अपोजिट क्या होगा। देखो लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था। कोई लंबी साधना कर रहा है तो उसके चेहरे पर ओजस मतलब रौनक यानी प्रभावशाली उसका चेहरा या व्यक्तित्व नजर आता है, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा होगा कांतिहीन, ठीक है, कांतिहीन। तो ये प्रभावशाली है, उसका उल्टा प्रभावशाली, या फिर इसको इसको कह सकते हैं कि एक तरीके से सौंदर्य, बहुत ज़्यादा उसके अंदर सौंदर्य है, खूबसूरत है। उसका उल्टा हमें जो होता है वो होता है कुरूप एक तरीके से, ठीक है। इसको कुरूप या कुरूप को ही हम कांतिहीन बोल देते हैं। अगला देखिए, निम्न में से अपशकुन, अपशकुन शब्द का विलोम क्या होगा। अपशकुन जैसे एक तरीके से आपने ये शब्द बहुत बार सुना होगा, ठीक है। जैसे बिल्ली रास्ता काट जाए तो बोलते हैं अपशकुन होगा, ठीक है। कोई अच्छे काम के लिए आप कुछ और क्रियाएं भी करते हैं तो शकुन बोलते हैं उनको। तो अपशकुन मतलब बुरा होना, ठीक है, यानी बुरा होना भविष्य में। शकुन मतलब अच्छा होना या अच्छा होने की कामना। निम्नलिखित में से अत्यधिक शब्द का विलोम क्या होगा। अत्यधिक मतलब बहुत ही ज्यादा, ठीक है। अत्यधिक मतलब बहुत ज्यादा। अब इसका उल्टा तो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। अत्यधिक का मतलब बहुत ज्यादा, तो अत्यधिक मतलब बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा का उल्टा होगा बहुत कम। बहुत कम को हम बोलते हैं अत्य अल्प, ठीक है। अत्य अल्प यानी बहुत ही कम, अत्य मतलब बहुत ही कम। एक शब्द पूछा गया था अर्वाचीन, ये आपसे कई बार प्रश्न आया हुआ है। अर्वाचीन शब्द का विलोम बताइए। तो अर्वाचीन का जो मतलब होता है, देखो अर्वाचीन को हम बोलते हैं आधुनिक, बिल्कुल नया, नवीन या नया जो लेटेस्ट है, ठीक है। ये अर्वाचीन के मतलब होते हैं। तो आधुनिक का मतलब आधुनिक का उल्टा देखोगे आज का मतलब बहुत पुराना, ठीक है। आधुनिक का मतलब उसका अपोजिट देखोगे तो बहुत पुराना। पुराने को हम क्या बोल देते हैं, प्राचीन। सबसे पुराने को प्राचीन, प्राचीन से पुराना कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगला शब्द है अभिज्ञ, ठीक है। अगला शब्द देखिए अभिज्ञ। अभिज्ञ का मतलब क्या होता है, पहले इसका मतलब जानिए। अभिज्ञ का मतलब जब कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन कर लेता है, ज्ञान का अर्जन कर लेता है, तो किसी कार्य करने में एक विशेष स्किल, कौशल उसके पास आ जाता है। तो इसको हम बोलते हैं जिसने बहुत ज़्यादा विद्या अर्जित की हो और किसी कार्य करने में जो है बहुत ज़्यादा उसके पास में क्या हो, उसके पास विशेष योग्यता हो, ठीक है। अब इसमें देखो बहुत कुछ जानने वाला जो है अभिज्ञ होता है। तो इसका उल्टा होगा अगर कुछ भी ना जानने वाला, अज्ञानी, जिसे ज्ञान ना हो, जिसे समझ ना हो, उसको बोलते हैं अज्ञ। अज्ञ जिसे ज्ञान ना हो, ठीक है। अभिज्ञ जिसे बहुत अधिक ज्ञान हो हर चीज का, ठीक है। प्रज्ञ, इसमें देखें प्रज्ञ शब्द का मतलब होता है विद्वान या पंडित या बुद्धिमान से लिया था। तज्ञ का अर्थ होता है तत्व को जानने वाला। चतुर मतलब आप चालाक। अभी अभी देखा हमने अज्ञे शब्द। निम्नलिखित में से अज्ञे शब्द का आपको बताना है कि अज्ञे शब्द का विलोम क्या है। अज्ञे शब्द का विलोम अभी अभी हमने देखा है ये। तो देखिए अगर आप वैसे भी एलिमिनेट करें, अज्ञे शब्द का मतलब होता है अज्ञानी से आप लगा सकते हैं। अज्ञानी इसका मतलब होता है अज्ञानी, ठीक। अब इसमें अज्ञानी का मतलब इसका उल्टा निकालेंगे तो ज्ञानी होगा। ज्ञानी का मतलब जो है अभी हमने जैसे इस प्रश्न में देखा है, ठीक है। अभिज्ञ का उल्टा अज्ञ है, ठीक। और अभिज्ञ को हमने देखा जिससे सबका ज्ञान हो, सबको सारी चीज़ों का उसे पता हो, ठीक है, जब बहुत अधिक विद्या जिसके पास हो। तो अज्ञ का मतलब जिसके पास विद्या ना हो। इसमें देखो मूर्ख, तो मूर्ख तो नहीं होगा। अनुज मतलब छोटा भाई होता है, अल्प मतलब कम होता है। तो एक ये बचा विज्ञ। तो विज्ञ भी क्या होता है, ये इसका ऑपोजिट ही होता है अज्ञ का, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विलोम शब्द है। विलोम शब्द अब आप पहचान लोगे। भिज्ञ, अनभिज्ञ, विविज्ञ, अनभिज्ञ। सब देखेंगे यार कौन सा विलोम शब्द है। देखिए अभिज्ञ शब्द, भिज्ञ शब्द, ये विज्ञ शब्द, ये अभी हमने देखे। इसमें अनभिज्ञ शब्द जो होता है इसका मतलब होता है मूर्ख, ठीक है। मूर्ख, अनजान, अपरिचित। तो ये विलोम। निम्नलिखित शब्दों में से अल्पज्ञ शब्द का विलोम होगा। अल्पज्ञ शब्द का बताना है, ठीक है। अल्प मतलब होता है थोड़ा, अज्ञ मतलब जानने वाला। तो थोड़ा जानने वाला, ठीक है, कम समझ रखने वाला अल्पज्ञ होता है। तो फिर ज्यादा समझ रखने वाले को क्या बोलेंगे, सर्वज्ञ, ठीक है। सर्वज्ञ सबकी या सारी जानकारी रखने वाला, सर्वज्ञ। अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा। अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा।
तो अल्पज्ञ का एक विलोम और मिलेगा, बहुयज्ञ। ठीक है, बहुयज्ञ। निम्नलिखित में से नीचे दिए गए शब्दों में से एक शब्द है अपेक्षा का विलोम शब्द बताइए। पहले अपेक्षा का हमें मीनिंग पता, आपको मुझसे कोई अपेक्षा है, मुझे आपसे क्या अपेक्षा है, तो ये अपेक्षा का मतलब होता है आशा। ठीक है, उम्मीद, आकांक्षा। ठीक है, और इसका उल्टा होता है उपेक्षा। उपेक्षा का मतलब तिरस्कार, जो ध्यान नहीं देता है, नजरअंदाज करने वाला, उपेक्षा। ठीक है, उसने मेरी उपेक्षा की यानी मुझे नजरअंदाज किया, यानी मुझे एक तरीके से महत्व ना दिया। सवाल अगर देखें, अपसरण का विलोम शब्द क्या है? अपसरण, देखिए अपसरण, जैसे मान लीजिए ये दो वस्तुएं हैं, ये आपने ज्योग्राफी वगैरह में भी पढ़ा होगा। दो वस्तुएं हैं, जब ये वस्तुएं एक दूसरे की तरफ मान लीजिए ये वस्तुएं हैं, ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं, एक दूसरे से दूर जाने को बोलते हैं अपसरण। ठीक है, एक दूसरे से दूर जाने को, इन वस्तुओं को बोलते हैं अपसरण। ठीक है, दूसरा, अगर ये वस्तुएं मान लीजिए एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, मिलने आ रही हैं, ठीक है, टकराएंगी, तो ये बोलते हैं इसको अभिसरण। ठीक है, इसका उल्टा, तो एक दूसरे के उल्टे हैं, तो एक दूसरे से दूर जाना अपसरण, एक दूसरे के समीप आना तो ये अभिसरण। तो अपसरण का उल्टा हो जाएगा अभिसरण। ज्योग्राफी में आपने जब प्लेटें एक दूसरे की तरफ जाती हैं, प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो अभिसरण गति अपसरण गति में आप समझ सकते हैं। सवाल अगला देखिए, अथ शब्द का विलोम क्या है? अब अथ, आपने ये शब्द सुना होगा अर्थ, ये उससे अलग है, ये अथ है। अथ का मतलब होता है अंग या किसी चीज का भाग होना या किसी चीज का अवयव होना। ठीक है, अवयव होना, ये इसके अर्थ हैं। तो किसी का अंग होना, भाग होना, अवयव होना। तो जब हम इसका अपोजिट देखेंगे, किसी का भाग ना होना, अलग हो जाना, इसको बोलेंगे पृथक। ठीक है, इसका ओपोजिट हो जाएगा पृथक ही होगा। या पहले इसके एक और मीनिंग इसमें आता है, इसका मतलब होता है आरंभ में भी इसका मतलब लिया जाता है। ठीक है, आरंभ में भी इसका अर्थ लिया जाता है। ठीक है, आरंभ, शुरू करना। अर्थ का मतलब होता है आरंभ, शुरू करना, अंग, भाग, अवयव, ये आप कह सकते हैं। तो इति यहाँ पर एक और इसमें बेस्ट उत्तर यहाँ पर मिल सकता है। इति का मतलब अगर हम इससे ले रहे हैं तो इसका मतलब हो जाएगा अंत। ठीक है, अंत। ठीक है, अंत इति बोलते हैं इसको, अंत को इति बोलते हैं, समाप्ति या पूर्णता। सवाल अगर देखिए, अनुरक्ति शब्द का विलोम क्या होगा? अनुरक्ति शब्द का विलोम क्या होगा? ठीक है, तो इसमें देखेंगे अनुरक्त शब्द का मतलब किसी के प्रति यदि आप में श्रद्धा भाव है, भक्ति है, किसी को आप ज़्यादा मानते हैं, तो उसका मतलब होता है अनुरक्ति। इसका उल्टा आप समझ लेंगे विरक्ति, किसी के प्रति कोई भाव ना होना, कोई श्रद्धा ना होना, विरक्ति होती है। दिए गए शब्दों में अनुराग शब्द का विलोम क्या होगा? पहले अनुराग का अर्थ जानेंगे। ठीक है, अनुराग शब्द का प्रयोग एक तरीके से जो गहरी भावनाएं होती हैं उनको दर्शाने के लिए किया जाता है, अनुराग शब्द का प्रयोग। ठीक है, प्रेम की जो गहरी भावना होती है। ठीक है, इसके उल्टा होता है विराग। ठीक है, अनुराग, विराग। तो अनुराग का मतलब होता है प्रेम से या भक्ति से, प्रेम भावना या भक्ति भावना, और ऐसी कैसी गहरी भक्ति भावना, गहरी प्रेम भावना। ऐसे ही विराग का मतलब, भाई जब प्रेम भक्ति भावना रख रहे हैं तो इसका उल्टा होगा, जहां पर जो एक तरीके से उदासीन है आदमी, कोई रुचि नहीं ले रहा है किसी में, तो विराग हो जाता है। दिए गए विकल्पों में अवनत का विलोम निकालिए, अवनत का विलोम निकालिए। तो अवनत के कई सारे अर्थ आप निकाल सकते हैं। अवनत का मतलब होता है झुका हुआ। ठीक है, गिरा हुआ। ठीक, उन्नत का मतलब होता है उठा हुआ, उन्नत, उठा हुआ, ऊपर की ओर। नीचे दिए गए विकल्पों में से अध्यावसाय का विलोम क्या है? अध्यावसाय का विलोम क्या है? अध्यावसाय का पहले अर्थ जानेंगे। अध्यावसाय का अर्थ होता है उद्योग। ठीक है, इंडस्ट्री, उद्योग। ठीक है, घोर परिश्रम, किसी काम में लगातार परिश्रम के साथ लगे रहना, लगन, ये सब इसके अर्थ होते हैं। तो इसका ओपोजिट क्या हो जाएगा? अनअध्यावसाय। ठीक है, अनअध्यावसाय। ठीक है, अन इसका उल्टा हो जाएगा अनअध्यावसाय। अमित शब्द का विलोम क्या है? अमित शब्द का विलोम क्या है? अमित का मतलब होता है असीमित, जिसका कोई परिमाण ना हो। असीमित, अनलिमिटेड। तो लिमिटेड चीज क्या हो सकती है? तो होती है परिमित। ठीक है, परिमित, क्योंकि परिमित का अर्थ होता है सीमित। सीमित, परिमित का अर्थ होता है सीमित, और इसका मतलब होता है असीमित। ठीक है, निम्नलिखित में से अधिकृत शब्द का विलोम क्या होगा? अधिकृत शब्द का विलोम क्या होगा? पहले अधिकृत का आप मतलब जानिए। अधिकृत का मतलब होता है अधिकृत का मतलब होता है जो किसी के अधिकार में हो। ठीक है,
और जिसको कोई काम करने का अधिकार दे दिया गया हो वो अधिकृत है, कि मैं आपको इस कार्य के लिए अधिकृत करता हूँ, यानी मैं आपको इस कार्य को करने के लिए अधिकार देता हूँ। ठीक है, जिसको कोई काम करने के लिए अधिकार दे दिया गया हो। ठीक है, ये होता है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अनाधिकृत, अनअधिकृत। अब इसमें भी आप देख के चलिएगा, अनाधिकृत में भी आ का डंडा नहीं होगा, अनधिकृत ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक ऊपर एक ऑप्शन दिया हुआ है वो भी एक जैसा ही। अगला देखेंगे, दिए गए विकल्पों में अनुलोम शब्द का विलोम क्या होगा? अनुलोम का शब्द का विलोम क्या होगा? अब देखो, अनुलोम का मतलब होता है ऊंचे से नीचे की ओर उतरना। हाइट से आप किधर जा रहे हैं? नीचे की तरफ, ऊंचे से नीचे की तरफ। जब आप ऊंचे से नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है, ज्यादा से कम की तरफ आएंगे तो होता है अवरोही। ठीक है, घटता क्रम। और इसको बोलेंगे, इसका अगर आप देखेंगे प्रतिलोम, अनुलोम का होगा प्रतिलोम। ठीक है, अनुलोम का होगा प्रतिलोम। सवाल अगला देखें, दिए गए विकल्पों में अलभय, अलभय शब्द का विलोम क्या होगा? देखिए, अलभय शब्द का जो अर्थ है वो होता है जो प्राप्त ना हुआ हो। अलभय का मतलब जो प्राप्त ना हुआ हो। ठीक है, या ऐसे कर सकते हैं कि जिसे प्राप्त ना किया जा सके, या अप्राप्य, या बहुमूल्य, या दुर्लभ, या अनमोल। जो सहजता से प्राप्त ना हो वो क्या होगा? वो अलभ्य है। अब अलभ्य का उल्टा हो जाएगा लभ्य। ठीक है, लभ्य जिसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता हो। निम्नलिखित में से आपको असली का विलोम शब्द बताना है। असली का विलोम शब्द आप आसानी से बता लोगे, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं। असली मतलब नकली। ठीक है, असली मतलब नकली, उल्टा, उल्टा मतलब नकली। निम्नलिखित में दिए गए अक्षर का विलोम क्या होगा? एक अक्षर का विलोम क्या होगा? देखिए कैसे कैसे प्रश्न पूछे हुए हैं। अक्षर का विलोम होता है क्षर। ठीक है, अक्षर का विलोम होता है क्षर। सवाल नंबर, अगर निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जिसमें अभिमानी शब्द का विलोम दिया है। अभिमानी, अभिमानी को भी आप आसानी से कर लोगे। अभिमानी का मतलब होता है प्रतिष्ठा से, मर्यादा से। ठीक है, मर्यादा आदि जिसकी होती है अभिमानी होता है वो। ठीक है, और इसका अभिमानी का उल्टा हो जाएगा निरअभिमानी। ठीक है, निरअभिमानी। अर्पित, अर्पित का अर्थ, पहले तो अर्थ जानेंगे, अर्पित का विलोम फिर बताना है आपको। अर्पित का अर्थ किसी में कोई चीज अर्पित करना, यानी उसको चढ़ा देना, अर्पण कर देना, समर्पित कर देना। ठीक है, अपने आप को अर्पित कर देना। इसका उल्टा हो जाएगा ग्रहित। ठीक है, ग्रहित, इसका उल्टा हो जाएगा ग्रहित। ग्रहित का मतलब होता है छोड़ देना, ग्रहित का मतलब छोड़ देना। अभिशाप, अभिशाप का मतलब देखेंगे। अभिशाप का मतलब पहले बताएं, इसका विलोम भी बताना है। तो अभिशाप, किसी को शाप देना या अभिशाप देना। ठीक है, बद्दुआ टाइप आप समझ लें कि उसका बुरा हो। आशीर्वाद देते हैं तो अच्छे के लिए देते हैं, कि उसका अच्छा हो, भला हो। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, थोड़ा जल्दी हो गया। अभिशाप नहीं होता, वो वरदान होता है। ठीक है, अभिशाप नहीं, वरदान होता है ऐसे। ठीक है, अभिशाप का उल्टा वरदान होगा। किसी को अभिशाप देंगे तो उसका उल्टा वरदान देंगे। अंतर्द्वंद, ठीक है, अर्थंत, अंतर्द्वंद मतलब आपकी एक व्यक्ति की आंतरिक क्रियाओं से संबंधित है, उसके दिमाग की। अंतर्द्वंद का मतलब आंतरिक संघर्ष, आंतरिक। ठीक है, आपके दिमाग में जो भाव आते हैं वो एक तरीके से परस्परी विरोधी भाव एक दूसरे में से टकराते हैं, वो उनको बोलते हैं अंतर्द्वंद। इसको बोलेंगे बहिर्द्वंद। ठीक है, बहिर्द्वंद, उल्टा इसका हो जाएगा बहिर्द्वंद। अपव्यय, अब देखेंगे अगला शब्द देखेंगे, अपव्यय। अपव्यय का मतलब होता है कम खर्च करना। ठीक है, और मितव्यय का मतलब होता है ज्यादा खर्च करना। ठीक है, तो अल्पव्ययी व्यक्ति जो होता है वो ज्यादा खर्च करने वाला होता है, फिजूल खर्ची होता है। ठीक है, व्यर्थ कामों में खर्च करता है वो। अगला है अतिवृष्टि, अतिवृष्टि। ठीक है, अतिवृष्टि का मतलब क्या होगा? अतिवृष्टि का मतलब होता है अत्यधिक बारिश होना, अत्यधिक बारिश होना अतिवृष्टि। जब ज्यादा वर्षा होना होता है अतिवृष्टि, जहां ज्यादा वर्षा हो। और कम वृष्टि या सूखा पड़ने को बोलते हैं अनावृष्टि, अनावृष्टि इसका सही उत्तर हो जाए। अवनी का विलोम क्या होगा? अवनी का अर्थ होता है पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी। तो पृथ्वी का उल्टा आप लेंगे आकाश से, अंबर से लगाएंगे। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत होते हैं ये, या आमने सामने से भी आप मान सकते हैं। अनाहूत, अनाहूत का विलोम क्या होगा? अनाहूत का जो अर्थ होता है वो होता है जिसे निमंत्रित ना किया गया हो, जिसे बुलावा ना भेजा गया हो, अनामंत्रित। इसका विलोम आपसे पूछ रहा है, तो ये होता है आहूत, जिसे बुलाया गया हो। ठीक है, जिसे बुलाया गया हो या जिसे आमंत्रित किया गया। अगला देखेंगे अवर, अवर का विलोम क्या होता है? अवर का मतलब होता है छोटा, बहुत छोटा, जो श्रेष्ठ ना हो, अतीत काल, जिसमें बल ना हो या
योग्यता जिसकी कम हो। और प्रवर जो होता है वो कहीं शायद ज़्यादा शक्तिशाली होता है, बड़ा होता है। प्रवर, अपर प्रवर, अवर प्रवर। अगला देखिए अकाल। अकाल शब्द का विलोम क्या है? अकाल शब्द का विलोम क्या है? देखिए जैसे कहते हैं अकाल पड़ा, अकाल मतलब भूखमरी पड़ी, ठीक है। अकाल मतलब भूखमरी पड़ी या अशुभ समय होता है ये। लेकिन सुकाल में बहुत अच्छा समय जब चल रहा हो, सब कुछ उपलब्ध हो। असीम शब्द का विलोम क्या होगा? असीम शब्द का विलोम आपको पहचानना है। असीम शब्द का विलोम क्या होगा? देखिए असीम, तो असीम का अर्थ होता है जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसकी कोई हद ना हो, बेहद या बेहिसाब या अपार, ये होता है असीम। और इसका जो अगर आप देखेंगे ससीम, जिसकी सीमा हो, ठीक है, जो सीमित हो, ससीम। इनमें से अनुग्रह, इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम क्या होगा? अनुग्रह का मतलब होता है एक तरीके से दूसरों को देखकर जैसे आपके मन में जो भी वेग उत्पन्न होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं अनुग्रह। इसका अर्थ उल्टा होता है विग्रह। शब्द अगला देखिए अनुनासिक का विलोम क्या है? अनुनासिक का मतलब होता है जिसका उच्चारण मुंह से और नाक से किया गया हो। और जो नाक से, जिसका उच्चारण नाक से नहीं होता वो गिरनो नासिक होता है, गिरनो। अधम, अधम का विलोम क्या होगा? अधम का मतलब होता है कम या एक तरीके से बेकार, तो और इसका उल्टा हो जाएगा उत्तम, ठीक है, इसका उल्टा हो जाएगा उत्तम। किसी चीज की अति होना, अति का विलोम बताना है। किसी चीज की अति होना, ज्यादा होना, अधिकता होना, तो ये अल्प, कमी को बोलते हैं। अवरोह का विलोम क्या होगा? अवरोही, आरोही, अवरोही, तो आरोही क्रम या अवरोही क्रम एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ये आपने पहले भी पढ़े हो। अनिवार्य का विपरीत अर्थ क्या होगा? अनिवार्य बिल्कुल कंपलसरी यानी करना है, आवश्यक है। अनिवार्य का उल्टा आपसे पूछेगा अनावश्यक, ठीक है, अनावश्यक।